कि शनि का ट्रांजिट होगा 2025 में। सैटर्न 2025 में ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस राशि से पाइसेस राशि के, वो मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न राशि वालों को, क्योंकि उनके 7.5 का होने वाला है अंत। हमारे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स और हमारे क्रिकेटर्स, वेरी फेमस क्रिकेटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो 7.5 के फेस में अपनी पीक तक पहुंचे। जो कहते हैं ना कि पुराने समय में लोग जमीन के अंदर पैसा गाड़ देते थे, तो अब भी कभी कहते हैं कि अगर उस जमीन के अंदर पैसा है तो वहां पर कोई नाग मिला, कोई सांप मिला, वही सोच से मरोगे तो आप सांप की योनि में पैदा होगे। इधर जाते हैं तो मंदिर में वो घंटा क्यों बजाते हैं? उसका रीजन पता है आपको? पामिस्ट्री, आपका फेस कैसा बना हुआ है, आपकी बॉडी पे मार्क्स कौन से हैं, बर्थ मार्क्स कौन से, और मोल्स किस जगह पे स्थित है, ऐसे से भी आप बहुत सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर किसी के फोरहेड पे तिल है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो ऐसा जातक आपको जनरली शांत स्वभाव का मिलेगा। क्या किसी की बॉडी में कोई पर्टिकुलर चीज देखकर समझ सकता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा कंपेनियन होगा? आप अपने हैंड को खोलिए और ये वाली लाइन देखिए, जिसकी भी ये वाली करेक्ट, जिसकी भी ये लाइन आपको ज्यादा स्ट्रेट मिलेगी, यानी कि ऐसा जातक ज्यादा एडमेंट रहने वाला है। किसी के राइट चीक पे अगर तिल है, तो ऐसा नेटिव जो होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत लवेबल होता है, कि लोगों की भावनाएं जो होती है ना वो सबसे पहले आपके खाने पे और आपके पानी पे आती है। महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब नहीं रुक रही है तो क्या कर सकते हैं जी, कमाई बढ़ाइए। बिल्कुल। जिन भी लोगों के सीसीटीवी कैमरास गलत डायरेक्शन में लगे हुए हैं, उनकी डिपार्टमेंटल रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था इस पॉडकास्ट से पहले, तो मैंने देखा कि आप बहुत सारी जगहों पर आप ये प्रेडिक्ट कर देते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसी रही है या कैसी हो सकती है, या इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी। आप कहते हैं किसी की बॉडी पर अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर मोल है या कोई इसकी फिंगर बड़ी है, छोटी है, तो आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ये कैसे आप करते हो? तुषार जी, सबसे अच्छा क्या है कि मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मान रहा हूं कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। सो इसका एक एंकर होता है ना, जिसे कहते हैं कि यू आर परफेक्ट इन योर फील्ड। सो आप क्वेश्चन और अपना होमवर्क पूरा अच्छे से करके आते हैं कि आज अंदर से निकाल लेना इनके सब कुछ। हमारा काम ही है। तुषार जी, होता क्या है कि ना हमारे शास्त्रों में, ये मैं नहीं करने वाला हूं, ये मेरे गुरु से मुझे दीक्षा मिली, और हमारे शास्त्रों में ये सब कुछ बहुत इजीली और बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है। आपके प्रिडिक्शन करने के, आपका लाइफ पाथ कैसा रहेगा, आपकी फ्यूचर कैसे रहेगी, आपकी नेचर कैसे रहेंगे, इसके कई तरीके बताए गए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना समय, जन्म समय नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती। प्रश्न कुंडली से आप 99.9% उनको एक्यूरेटली बता सकते हो कि ये घटना, ये इवेंट कैसा होने वाला है आपके जीवन में। अच्छा। जमाकोल प्रश्न उसका एक वन ऑफ द मीन्स है, कृष्ण पूर्ति पद्धति, बहुत अन्य पद्धतियां हैं। अच्छा। मुझे इस बात पे याद आया, मेरे एक क्लाइंट थी मुंबई की, उनकी कैट मिसप्लेस हो गई, तो उन्होंने बोला अभय जी मैंने हर जगह कंप्लेंट लिखवा दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई ढूंढेगा नहीं इसे। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, राइट साइड में, आपके घर से राइट साइड में जो पार्क होगा, आप वहां पर ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको ये वहां पर मिलेगी किसी छाया के नीचे। तो उनको कार के नीचे मिली, जस्ट पार्क के बाहर मिली हुई। तो उन्होंने बोला कि शी वॉज वेरी स्टन्ड कि आपने तो पक्का आपके पास सिद्धि है, मैं तो 2 दिन से ढूंढ रही हूँ और 2 दिन से वापसी नहीं आई, तो आपको कैसे पता लगी? प्रश्न कुंडली से। सिद्धि है अपने सब्जेक्ट करने के कई तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से भी एक्यूरेट। डेफिनेटली यस। तो ये तो बिना टाइम ऑफ बर्थ जाने। फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी एक मीन्स है। फिर आपके पास आते हैं जी आपके स्वर साधना, यानी कि आपकी सांसों की साधना। पहले के ऋषि मुनि किसी जगह पे जाते ही बता देते थे कि ये लैंड तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। कैसे? अपनी सांसों से, अपनी ब्रेथ से। बड़ा सिंपल है। आज आप सबको भी एक छोटा सा तरीका देता हूं, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप अपने जीवन में कोई भी लैंड या अपना घर परचेस करने वाले, जिस समय में आप उसके अंदर पहला कदम रखते हैं, आप अपनी ब्रेथ को चेक कीजिए। अगर आपके दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हैं, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो आपके लिए वो जगह अच्छी नहीं है, वो आपको सूट कर ही नहीं सकती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जगह पर जब आप जाएं, उसे खरीदना चाहते हैं, तो आप सांस भरें। अगर दोनों ही साइड से आप सांस भर रहे हैं, जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो आप इसको कैच करते हैं। और अगर दोनों ही नॉस्ट्रिल काम कर रहे हैं उस समय में, तो वो पर्टिकुलर जगह आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाली है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, कच्चा लालच मत कीजिए कितना बढ़ेगी। तो ये निमित्त शास्त्र क्या है? हमें जो हमारे आसपास की डिवाइन है, इवेंट्स है, वो भी हमें सिग्नल्स देते हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और बहुत जैसे ही आपने घर से बाहर निकला, आपका ध्यान खिंच रहा है, बहुत सारे डॉग्स बार्क कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आज इंटरव्यू में आपने सामने वाले को ओवर इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो वही होगा जो आपने सुना है। आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है और आपको बाय बाय कर दिया जाएगा और आपकी उम्मीद टूट जाएगी। तो ये एक निमित्त होता है। ऐसे ही सामुद्रिक शास्त्र
ठीक है। बताया गया, जिसके अंदर आपके चिन, पामिस्ट्री, आपका फेस कैसा बना हुआ है, आपकी बॉडी पे मार्क्स कौन से हैं, बर्थ मार्क्स कौन से, और मोल्स किस जगह पे स्थित है, ऐसे से भी आप बहुत सटीक प्रिडिक्शन कर सकते बट हैं। मुझे लगता है, या बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा, कि ये मोल्स होना या बॉडी के पार्ट्स का किसी तरीके का होना, ये सब एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन क्या इसका प्रिडिक्शन किया जा सकता है और वो एक्यूरेट हो सकता है? ये थोड़ा सा तुषार जी, ये कैसी समझने भी में अटपटा प्रिडिक्शन, लगता है। ये कैसी भी कंडीशन हो या कोई भी चीज हो, मैं इसकी Okay. डिबेट में नहीं बढ़ूंगा, Okay. लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब आप बाहर जाते हो और बहुत ज्यादा ओवर क्लाउडेड है, पूरे डार्क बादल है, तो आप ये क्या बोलते हो कि अबे जी बारिश होने वाली है, हाँ, बिल्कुल, फटाफट से निकल लें जहां हम जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी तो एक फिनोमेना ही है, लेकिन Exactly. हमने वो चिन्ह पकड़ा, क्योंकि हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। आप ही के तिल क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, या मेरे एक स्पेसिफिक एरिया में क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है। Exactly. तो इसकी एक स्टडी हुई है 1653 में, एक बहुत पुरानी स्टडी को इजिप्शियन, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, राइटर, ठीक है। उन्होंने उसको एक बुक में उतारा, डॉक्ट्रिन समथिंग लाइक दैट, Okay. उन्होंने उस पे उतारा। सोचिए कितने सालों से उस पैटर्न को नोट किया जा रहा है। Okay. उस पैटर्न से उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज देखने को मिलती है, और उसको बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च किया गया। Okay. जैसे कि अगर किसी के फोरहेड पे तिल है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो ऐसा जातक आपको जनरली शांत स्वभाव का मिलेगा। दीज पीपल राइज कंपैरेटिवली टू दी माहौल जिसमें पले बड़े होते हैं, उससे ज्यादा राइज करते हैं स्टेटस। हाँ, इनको थोड़ा सा अपना नाम बनाने में समय ज्यादा लगता है। Okay. और यही तिल अगर राइट साइड ऑफ दी फोरहेड में आ जाएगा और फोरहेड ब्रॉड है, तो ऐसा नेटिव बड़ी इजीली फाइनेंसेस, पैसा, रिकॉग्निशन इजीली कमा लेगा। द पीपल हुज फोरहेड इज ब्रॉड एंड तिल इज ऑन द राइट साइड, ऐसे लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मिल बांट के खाने में विश्वास रखते हैं। Okay. अब आपने एक चीज का गौर किया, मैंने 2 बार बोला ब्रॉड फोरहेड। जी। अब मान लीजिए आप अगर किसी का भी देखें कि ब्रॉड फोरहेड तो है लेकिन तिल नहीं तिल है, नहीं है, तो आंखें बंद करके प्रिडिक्ट कर दीजिए कि ये जातक जो है, ये नेटिव जो है, ये किसी 2 चीजों में निपुण है, 2 टाइप्स की एजुकेशन इसके पास होगी ही होगी। Okay. क्यों? क्योंकि ऐसे नेटिव की कुंडली में आपको जुपिटर एंड मर्करी कंजॉइंट मिलेंगे, कंजंक्शन मिलेगा, Okay. यानी कि जुपिटर और बुध का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हम कुंडली देखते हैं जी। या जातक के फेस को देख रहे हैं, उससे हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये वाली चीज भी हो गई। या आप सीधा कुंडली देखें और आप उसको सीधा बोल दें कि आपका ब्रॉड फोरहेड है और ये वाली चीज है, तो उसे लगता है इन्होंने तो मुझे कभी देखा नहीं। हाँ। तो ऐसे ही अगर ये तिल आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा जी। और नैरो फोरहेड है, जी। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो कहते हैं सरबद्दा भला, हे ईश्वर सरबद्दा भला, हाँ। बट शुरुआत मेरे को लो करा। हाँ। थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं। Okay. जीवन में एक मेजर मिस्टेक ये लोग जरूर करते हैं, या तो किसी पे ओवर ट्रस्ट करके या नासमझी के कारण। Okay. अब यहां पर बहुत सारे कमेंट्स में करेंगे, सर हमारे लेफ्ट में हम मनी माइंडेड नहीं है। हाँ। ये उन्हें खुद नहीं पता लगता है, ये सामने वाला ज्यादा सामने बेहतर वाले को ज़्यादा बताता पता है। होता है। और दूसरी बात है, इसमें कंडीशन है कि फोरहेड शुड बी नैरो एज वेल। Okay. और अगर अगर- ब्रॉड है तो उसके अंदर थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। Okay. तो ऐसे हम और डीप टू डीप जाते जा सकते गॉट हैं। इट। मान लीजिए किसी के आईब्रोज पे तिल है, तुषार जी किसी के भी आईब्रोज पे तिल है, इस पे ना जगह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, ऑस्पिशियस ही होता है। Okay. तो मान लीजिए किसी के सेंटर ऑफ द आईब्रो में तिल है, हाँ। तो ऐसा नेटिव के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, Okay. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं और इनको शाइन करने में भी मजा ज्यादा आता है। रिकॉग्निशन, फेम, पैसा तो ये अटेन कर ही लेते, लेकिन काफी अच्छे लीडर होते हैं। डेफिनेटली यस। और मान लीजिए यही तिल अगर राइट साइड में चला जाएगा तो ये लोग लॉजिकल हो जाते हैं। Okay. और इनको जो है ना इजी मनी मिल जाता, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स। इनकी स्पीच में इतनी ताकत हो जाती है कि दे कैन कन्विंस एनीवन इजीली। Okay. तो इतना मतलब प्रोडिक्ट किया जा सकता है, और ये मुझे सुनने में अच्छा तो लग रहा है कि हम किसी को देखकर बता सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड आता हूँ कि कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप है या ये शादी के लिए कपल पार्टनरशिप की मैं बात करूं, क्या किसी की बॉडी में कोई पर्टिकुलर चीज देखकर समझ सकता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा कंपेनियन होगा, या एक डेफिनेटली अच्छी पार्टनरशिप हम इसके साथ रन कर सकते हैं, या इसके साथ नहीं करनी है क्योंकि इसके साथ ये दिक्कत है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसके सबसे सटीक तरीका है कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चार्ट्स मैच कराएं, ठीक है। जिसके अंदर बहुत बड़ा मिथ आज मैं दूर करता हूं कि अगर हम गुण मिलान करते हैं तो दैट इज ओनली 20% ऑफ द मैच मेक। ओके। आप मेरे पास, जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया
तो तुषार जी मेरे अंदर सबसे पहले आया कि यार इतने सारे लोग गुण मिलान करते हैं फिर भी डिवोर्स वाले केसेस में लाइन लगी रहती है। हाँ, क्यों? क्योंकि दैट इज ओनली द 20%। तो आपने जैसा बोला, आप एक सटीक तरीके से अपनी कुंडली मिलान करें। बाय ठीक चांस है, आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं है, इंस्टेंटली क्या हम किसी से रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो पहले क्या बोलेंगे, डेट ऑफ बर्थ दे। बिल्कुल, तो उसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप अपने हैंड को खोलिए और ये वाली लाइन देखिए, बीच जिसकी वाली भी लाइन, ये वाली करेक्ट, ओके, जिसकी भी ये लाइन आपको ज्यादा स्ट्रेट मिलेगी, ओके, यानी कि ऐसा जातक ज्यादा एडमेंट रहने वाला है। ओके, इसका मंगल जो है थोड़ा ज्यादा एडमेंट होगा। ओके, अब मान लीजिए कि सामने वाले की भी सेम हो गया, तो दो शेर एक ही जंगल में हाँ, भिड़ जाएंगे, भिड़ रहने जाएंगे, दीजिए। एक ही को रहना है वहाँ, जितना कर्व आएगा ओके, उतना वो फ्लेक्सिबल होगा। और मानिए जितनी मर्जी कुंडली मिला लो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जी, आपको फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ता है। और मैं क्या देखता हूं, मैं यही चीजें देखता हूं कि इनमें से दोनों कहीं एडमेंट तो नहीं है, एक फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कहीं ये इसके दिमाग में फतूर तो नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे हम मोल कवर करेंगे मैं आपको और चीजें क्लियर कर दूंगा जिससे आप क्विकली बता सकते हैं ये चीज। ओके। देखिए, किसी को भी जब हम देखते हैं, आप किसी को बता के हम तुम्हें चेक कर रहे हैं, ऐसा तो हम चेक कर नहीं सकते। तो बेसिकली हम किसी को या तो फेस हम देख पाते हैं, या हम उसके बहुत हद तक पैरों को, हम जो फुट होता है वो हम देख पाते हैं, या हम उसकी फिंगर्स देख पाते हैं। तो इसमें कोई पैटर्न होता है कि फिंगर्स देख लिया हमने, फुट देख लिए, या हमने फेस का तो आपने काफी हद तक बताया, क्या इससे भी हम समझ सकते हैं किसी बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। हम्म, बहुत सारे हैं तुषार जी, एंडलेस अच्छा, हैं। हमारी मास्टरी किस में, ये हमने देखना है। ओके, तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। हाँ, जैसे कि किसी के राइट चीक पे अगर तिल है, ओके, तो ऐसा नेटिव जो होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत लवेबल होता है ओके, टुवर्ड्स द पेरेंट्स, फैमिली एंड द पार्टनर। ऐसा नेटिव बहुत ज्यादा ऐसा होता है, ठीक है। फैमिली मैन होता है, फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, ऐसी उसके हाँ, अंदर बहुत ज्यादा चीज होती है। सक्सेसफुल होता है आफ्टर मैरिज। ओके, अब यही नेटिव अगर लेफ्ट गाल पे तिल आ जाएगा तो ये ज्यादा रिलैक्स्ड होता है, ये कंफर्ट जोन्स उसमें रहने वाला होता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को अपनी नेसेसिटी समझता है, ओके, और इसको सक्सेस सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में मिलती है। ऐसा नेटिव की सबसे बड़ी कमी होती है, इसका फोकस डिसलैक करता रहता है। अब सुनिएगा मेरी बात। जी, अब मान लीजिए किसी के लेफ्ट गाल में आपको तिल नजर आता है, आप स्वयं की नेचर तो जानते हैं, आपको पता है कि यार मैं ना, अगर अभय जी मेरे को अगर आज आप 50 लाख रुपए देते हो, सो आई विल बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर, मैं गाड़ी नहीं लाऊंगा, मैं पहले अपने आप को सेव करूंगा, फिक्स डिपॉजिट करूंगा, या मैं घर खरीदूंगा, आइदर ऑफ दी वन। ये आपकी नेचर है। और उसके लेफ्ट गाल पे तिल है, तो समझ लो कि ये जहां तक गाड़ी खरीदने में मजबूर करेगा। अब यहां पर ना तुषार जी एक और उदाहरण मेरे जी, दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हम मोल्स कवर कर रहे हैं जी, तो इसी में बताता हूं। किसी के लिप वाले एरिया में अगर मोल है तो हाँ, ऐसे नेटिव, खासकर फीमेल्स जो हम्म, होती हैं, इनको आप एक ब्यूटी स्पॉट के नाम से भी देखते हो, अरे इसके हाँ, यहाँ पर तिल एग्जैक्टली, है। हाँ, हमारी एक एक्ट्रेस हैं रेखा जी, उन्होंने हाँ, अभी हाँ, हाल ही में बिल्कुल, कपिल शर्मा शो के अंदर रिवील किया कि उन्होंने ये बनाया हुआ है। हाँ, तो ये तिल क्या कहता है, ऐसा जातक बड़ा लवेबल होता है टुवर्ड्स दी पार्टनर, ओके। या तो ऐसे जातक गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ब्यूटी ऑपोजिट जेंडर। बट रेखा जी की लाइफ में तो ये लव रहा ही नहीं, अभी आ रहा हूं उस पे भी। ओके, या ऐसा जातक जो होता है वो दूसरों की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बनता है। ओके, इनके साथ दिक्कत क्या रहती है, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है टुवर्ड्स दी पार्टनर। ओके, और ये जो होते हैं ना थोड़े से चूजी ज्यादा होते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं, है ना। टॉकेटिव तो हैं वो, तो ऐसा नेटिव, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है और अट्रैक्शन भी बहुत सारे लोगों की होती है, तो बहुत बार ना इनके ऊपर गलत इल्जाम भी लग जाते हैं। और ये ना प्यार के अंदर जब कभी घुसते हैं तो ये उतना ज्यादा घुस जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि सामने वाला नेटिव प्रैक्टिकली इनका कभी हो भी पाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। तो हाँ, आप जानते हैं, आपने जिनकी बात बोली है, बिल्कुल, तो उनका जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, ही वॉज ऑलरेडी अ मैरिड मैन। हाँ, तो यहाँ पर ये चीजें भूल जाते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर थोड़ा डगमगा जाती हैं चीजें, ऐसे लोग बड़े फूड के चूजी होते हैं ओके, तुषार जी, बड़ा चूज करके खाएंगे, लेकिन जो चूजी खाएंगे होते बहुत हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका वो हाँ, कैसा है। ये चीज इनके अंदर काफी ज्यादा रहती है। अब मैं आपको एक मेरा एक फ्रेंड है, जी, मेल है, तो उसके भी इसी एरिया में तिल है, ओके, और वो ना कभी भी लंगर होगा ना तो वो नहीं खाएगा। ओके, अरे नहीं यार, पता नहीं किसी ने क्या मन्नत मांग के बोली है, हाँ, तू तो इतना कुछ जानता है, इतना पढ़ता है, तू मुझे बोल रहा है लंगर खा ले। सबसे पहली बात आज मैं सबसे बड़ा मिथ्स दूर करता हूं। जी, जो भी लंगर या जो भी फूड की आइटम प्रसाद बन गई, उसकी भावनाएं अपने आप ही चेंज हो गई, उसमें परमात्मा का आशीर्वाद आ गया। कुछ मत सोचो, बिंदास होके परमात्मा खाओ। का प्रसाद है, लेकिन जो ऐसे ही बांट रहे हैं, जी, जो परमात्मा का प्रसाद नहीं बना है, जो भगवान को भोग नहीं लगा है, उसे सोच समझ के खाओ। हाँ, उसके अंदर जितने भी टाइप के तंत्र, लोग बड़े सारे अपनी आजकल डिजीजेस को भी, हाँ, किस डिजायर से, किस
तरीके से उसको प्रोसेस करके आपको दिया जा रहा है। कई बार एग्जैक्टली कहते हैं कि लोग अपना अपना कर्म हल्का करने के लिए बिल्कुल बांटते हैं चीजों को, और वो बिल्कुल नहीं तुषार लेनी जी, चाहिए। बिल्कुल तुषार जी। आज मैं आपको यही बात बतानी चाहूंगा कि लोगों की भावनाएं जो होती है ना, वो सबसे पहले आपके खाने पे और आपके पानी पे आती हैं। अच्छा। तभी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि शास्त्र की कई कई एक एक बात तुषार जी आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। हाँ बिल्कुल। बीच में एक फेज आया जिसमें राइटर्स ने बातों को कहने का तरीके को बदल दिया, जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। बिल्कुल शास्त्र में कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से हुआ। एग्जैक्टली उसमें बोला जाता है कि आपके घर की गृहिणी, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ से अगर खाना बनाते हो तो उनकी भावनाएं हमेशा आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ मेरा बेटा, मेरा पति काम पे गए हैं, थक के आए हैं, तो वो खाएं। बिल्कुल। अब लेडीज मुझे बोलती हैं, सर आजकल हम भी तो काम पे जाते हैं। हाँ तो दोनों में से कोई भी एक कर लो। मकसद ये है कि भावना अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। जिसको भी समय मिले। ऐसे ही हमेशा फ्लोर पे आसन लगा के बैठ के ही खाना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बोला गया। चेयर और सोफा चेयर या डाइनिंग टेबल नहीं? नहीं। ओके। अब इसका मैं साइंटिफिक रीजन दे डाइनिंग देता हूं टेबल का आपको। खर्चा तो बहुत ज्यादा, मतलब अब मुझे लगता है अब हर घर में डाइनिंग टेबल है। तुषार साहब, सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यह है कि जितनी जल्दी हम अंग्रेजों को कॉपी कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को कर रहे हैं। वो आए भी इसलिए थे, वो हमारे एग्री विद योर पॉइंट। वो हमारे आपको पता है वो इंडिया में क्यों आए थे? हाँ। वो इंडिया के अंदर आए थे इसकी रिच हेरिटेज देख के, बिल्कुल। हमारे खड़े मसाले, हमारी उपजाऊ जमीनें, उनको देख के आए थे। ऐसे ही हम उनको कॉपी कर रहे हैं और वो हमें कॉपी कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे खाने से आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपका पेट सीधा रहता है। बिल्कुल। जब आप नीचे बैठते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा पहले आपको फुलनेस की फील दे देता है, क्योंकि वो दबता है। तो 1/4 हिस्सा जो होता है वो एयर के लिए होना चाहिए, 1/4 हिस्सा जो होता है वो आपके वाटर के लिए होना चाहिए, तभी प्रॉपर डाइजेशन हाँ। होता है। और हम लोग खा रहे हैं जी टेबल चेयर पे या बेड पे, जो कि सबसे ज्यादा Exactly. खराब है। तो ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा गया है। अच्छा, और लोग इसे बहुत ही अमीरी और गरीबी से जोड़ लेते हैं। अरे जमीन पे बैठ के खा रहा है, इसके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, घर में अच्छे हमारे पास अगर अच्छी मार्बल डाइनिंग टेबल है तो हम, बट ये सारी चीजें मेडिकली भी, आपने जैसे कहा कि शास्त्रों में जो लिखा गया वो एक मेडिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूवन है चीजें। तुषार जी, मैं तो ये समझता हूँ हाँ। कि आज से ना लगभग 30 साल पुरानी बात है। मैं छोटा रहा था, काफी जी। छोटा था, 6-7 साल का था उस समय में ना। 1990 की बात है, 6-7 साल का Okay. रहूंगा मैं। उस समय में ना मेरे जो नाना थे वो ना बिल्कुल भी योगा को नहीं मानते थे। अच्छा। तो उनको ना हार्ट ट्रबल थी। तो जो मेरे मतलब उनके ससुर थे जी। वो योगा को बहुत ज्यादा मानते थे, यानी कि मेरे मम्मी के नाना। समझ तो गया। वो उन्हें समझाते थे कि आप ना ऐसे सांस लिया करो, सांस छोड़ा करो। जी। तो जब वो चले जाते थे, वो मेरी नानी को बोलते थे इनको घर मत बुलाया कर, सिर्फ टेंशन। पढ़े लिखे का जमाना है। मैं डॉक्टर पे गया हूँ, मेदांता गए थे उस समय हाँ। में। वो सॉरी मैं फॉरगेटिंग द नेम, कोई हाँ। मुंबई में कोई हॉस्पिटल था Okay. बहुत बड़ा। वहां गए थे, हार्ट का ऑपरेशन करा, क्या गोली खा रहा हूँ, ये सब क्या है। आज लोग क्या फॉलो कर रहे हैं तुषार जी? वापस योगा पर आ गए। आ गए ना। हाँ। सारी चीजें वही रिसर्च हो रही हैं, उसका तथ्य मिल जाता है तो उसको एक साइंटिफिक मॉड्यूल दे देते हैं। मॉड्यूल दे देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सीधा मान लो फ्लोर पे बैठ जी। के खाओ, अरे कौन खाता है, हम तो स्पून से खाएंगे। हाँ। स्पून से खाने से डिसेंसी लगती है। बच्चे भी कह रहे हैं कि इट्स अ टेबल मैनर्स, पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं इट्स अ टेबल मैनर्स। क्यों? हमारे 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं जी, इन्हीं से खाना चाहिए। हर एक एलिमेंट होता है इसके अंदर, उससे आपकी पाचन शक्ति, आपके खाने की चीजें बेटर होती हैं, बट हम उससे दूर चले जा रहे हैं। इस चीज को आप और थोड़ा डिटेल में बताओ। आपने कहा कि चम्मच से ना खाकर, स्पून से ना खाकर हाथ से खाना चाहिए। ज्यादातर घरों में इसे मैनर्स के तौर पर लिया जाता है कि भाई चम्मच से खाओ, हाथ गंदे नहीं करो, या हाथ से मत खाओ। तो आप कह रहे हैं 5 तत्व इसके हाथ में, तो हाथ से खाना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपके पांचों के पांचों तत्व, अग्नि तत्व, ऐसे पांचों के पांचों तत्व, 5 एलिमेंट्स जिससे हमारा जी। सारा यूनिवर्स बना है, ये 5 उंगली में। बिल्कुल। जब आप उससे खाना खाते हैं, ओके। एक तो आप उस खाने को फील करते हैं, हाँ। उसके बाद आपका ध्यान, स्पून से खाने से क्या होता है, आप सामने टीवी देख रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं। हाँ। जब हाथों से खाएंगे तो आपका ध्यान अपने भोजन की तरफ रहेगा, बिल्कुल। और उस समय में आपका शरीर, आपका जो सलाइवा है वो ज्यादा बनता है। ओके। इसको लार बोलते हैं। हाँ। जब ये फूड के साथ मिक्स होता है तो डाइजेशन जो है वो कहीं बेहतर गुना होता ज्यादा है। बेहतर हो जाती है। एग्जैक्टली। और जब आप हाथों से खाते हैं ना, तो आपकी फुलनेस की फीलिंग आपको पहले पता लग जाती है। ओके। स्पून से आप गल्प इन करते हैं, हाँ। स्पून से खाया गल्प किया, बिल्कुल। स्पून से खाया गल्प किया। बिल्कुल। तो ये हाथों का महत्व है। अगर आप ये सिर्फ 2 चीजें अपने जीवन में डाल लें, फ्लोर पे आसन पे बैठ के खाना और अपने हाथों से खाना शुरू कर दीजिए, और साथ में आप चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, ओके। तो आप 75% बीमारियों से दूर हो जाएंगे। अब यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। सर मेरा चंद्रमा खराब है, आपने मुझे बोल दिया चांदी के बर्तन से। एलिमेंट हम सबको चाहिए, मेटल हम सबको चाहिए। कुछ नहीं होने वाला आपके चंद्रमा को, आप पीजिए उससे पानी,
कोई खराबी नहीं ऐसे होगी। तांबे में पानी पीने के लिए भी कहते हैं। तांबे को ओवरनाइट उसमें जल रख के आप जी। सुबह खाली पेट पीजिए, इससे आपकी पाचन शक्ति बेटर होती है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लाइफस्टाइल के फॉर्म में दे रखी हैं तुषार जी। हमें तो कैच करने की नीड है, हम कैसे जीवन को देखते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में मुझे लगता है कि सब कुछ साइंटिफिकली ही था। बीच में, जैसे आपने बीच में अभी कहा कि जब उसे रीराइट किया गया, इंटरप्रेट किया गया, तो वो उसकी बात बदल गई और उसे हम इलॉजिकल समझने लग गए, बट वो बहुत हद तक लॉजिकल है। योगा, जैसे आपने एग्जांपल दिया योगा वाली बात, आज जब बाबा रामदेव को मैं बहुत बड़ा इसका एक क्रेडिट देता हूं, जब उन्होंने लोगों को समझाया कि देखो लौकी खाओगे, लौकी जैसे लंबे हो जाओगे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई आप नाखून घिसोगे, बाल काले हो जाएंगे। सब कुछ साइंटिफिक था, पहले से लिखा था, बस सही तरीके से लोगों तक तुषार पहुंचाया जी, गया। आप समझते हो कि लोगों में पहले जमाने में ना शंख बजाया जाता था जी, किसी भी पॉजिटिव बिल्कुल। चीज को करने के। आज आपको पता है कि शंख का महत्व क्या है? साइंटिफिकली प्रूवन हो गया जी। जब जो भी लोग शंख बजाते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है, उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज नहीं होती है। ओके। और बहुत सारे अब्रॉड के अंदर हार्ट डिजीज से बचने के लिए ना, या आप इको कराने जाओगे तो डॉक्टर आपको एक फूकने के लिए इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट देता है। व्हाट इज दैट? लेकिन हमने उसको मॉडर्न समय दे दिया, तो हम उसको मानते हैं। शंख को बजाएंगे तो मैं शर्त की बात बोल सकता हूं, जिमों में जाके बॉडी लिफ्टिंग कर लेंगे, लेकिन शंख नहीं बजा पाएंगे, हाँ। क्योंकि इतनी उसमें इनर पावर चाहिए। आज भी जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को वापस से एक्टिव करने के लिए वो वही एक सक्शन मशीन तो इंस्ट्रूमेंट अगर देते हैं। आप यही चीज अपने घर में रोज सुबह उठ के शंख की ध्वनि दें, तो आप बहुत सारे वायरसेस को दूर कर लेते हैं। ऐसे घर में Point पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है, और बीमारियां, मेजर ब्रोंकाइटिस, सांसों की बीमारी और हार्ट डिजीजेस आपके करीब नहीं आती है। ओके। तो तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है हमें वापस अपने रूट्स की तरफ जाना चाहिए। Correct. धीरे धीरे रूट्स की तरफ जाएंगे, ग्रेजुअली हम ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि पहले के टाइम में कहते हैं कि आज के समय में इंसान ने जितने दुख पाल लिए हैं, मैं पाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा दुख तो हम अपने आप ही जनरेट करते हैं। करेक्ट। पहले के टाइम पे आदमी के पास रिसोर्सेज कम थे, बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं था, टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, फ्रेंडली क्या होगा, और ज्यादा खुश था। वो बहुत खुश था कि जो है अच्छा है, सुबह उठ रहा हूं, अपने काम पे जा रहा हूं, शाम को परिवार के साथ रोटी तोड़ रहा हूं, दैट्स इट। इसमें खुश था। यही बात है तुषार जी, कि हम क्या करते हैं, हम ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज लेके ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, जजमेंटल बिल्कुल। हो जाते हैं। Exactly. अभी कुछ समय पहले की बात है, हम वैष्णो देवी गए, तो वहां पर जैसे हम स्नान कर रहे थे भवन पे, हाँ। तो मैंने अपने दोस्त के, बैक टू आवर टॉपिक, मैंने उसके शोल्डर पे एक मोल देखा। Okay. और वो ना किसी दोस्त का दोस्त था, मैं उसको कुछ ही समय से अभी जाना, तो मैंने उसको सीधा बोला, जिसके भी शोल्डर पे तिल होता है, तो मैंने उसको सीधा बोला कि तेरे जीवन में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई होगी, आइदर सिचुएशनल या बाय चॉइस। Okay. ही अग्रीड। अब उसके कहां पर था? राइट शोल्डर पे। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, दे वांट्स टू टेक द लीड इन द प्रोफेशन। Okay. वो लीड लेने की कोशिश करते हैं। उनको जितने भी जॉब में, क्योंकि उनमें बहुत करेज होता है, बहुत Okay. पराक्रम होता है, तो जितने भी आप उनको ड्यूटीज दोगे ना, दे विल बी वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से वो ड्यूटीज लेना पसंद करते हैं। यही तिल अगर लेफ्ट हैंड साइड के शोल्डर पे आ जाएगा, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़े से काम, रिलैक्स्ड, और उनको ना इंटेलिजेंट होते हैं, काम करना जानते हैं, बट दे हेट जॉब्स विच रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स। Okay. अब इस बात पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर मेरे तो लेफ्ट में, लेकिन मैं तो बहुत काम करता हूं। यहां पर क्या चीज आती है? अधूरी नॉलेज। मोल कैसा है? हनी रेड कलर का है, डार्क ब्राउन कलर का है, जेट ब्लैक है, Okay. लंबा या पतला है, बड़ा या इरेगुलर है, ये भी मैटर करता है। Okay. हमारे माथे पे भी जब मैंने बोला मोल कहां है, आप माथों की भी तो लकीरें पढ़ते हो। बिल्कुल। पहली लाइन शनि, जुपिटर, मंगल कहां है? हाँ, पहले के लोग माथा देख के बता देते थे कि इसका भविष्य कैसा है। एग्जैक्टली। हाँ। जिसके फोरहेड पे बहुत सारे फोल्ड्स देखोगे, ऐसा जाता है कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है या कुछ ना कुछ सोचता रहता है। Okay. क्यों? क्योंकि उतने ही ज्यादा उसके प्लैनेट्स ज्यादा सारे कर्म वाले, शनि, मंगल, जुपिटर, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सिंपल है ना, बस इसको हमें समझने की देरी है। आप मेरा फेस देख के क्या बता सकते हैं? एक आपको आपके बारे में भी बताता हूं जी। एक अभिषेक बच्चन साहब की मुझे एक इवेंट याद आ गया इसमें। Okay. आप उनका नोटिस करना, उनका ये वाला हिस्सा ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। हाँ। ये वाला आपको बड़ी सारी फोटोज में लगेगा, लेकिन वैसे तो मेकअप में छुप जाता है, लेकिन आपको ये वाला हिस्सा प्रोमिनेंट लगेगा। दैट इज मोर रिलेटेड टू वीनस। ठीक है। उनकी मैरिटल लाइफ जिस दिन से शादी हुई है उससे लेके आज तक चर्चा में ही रहती है। एग्जैक्टली। पहले रही, अरे यार वो शादी परसों में पढ़ रहा था, कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया था, मुझे मैं पढ़ा नहीं डिटेल में क्या था, बट ऐसा कुछ था। हाँ। मैं कहता हूँ यार वो शादी कर रहे हैं, बड़ी से कर रहे हैं, छोटी से कर रहे हैं, तुम्हें क्या, उन्होंने क्या पूजा कराई है, तुम्हें क्या। That's it. तब से लेके वहां तक चर्चा में है, क्या होगा ये, इसलिए दिस इज द रीजन। डिवोर्स तो हर दूसरे घर में हो रहा है, उनकी चर्चा में नहीं है, लेकिन जिनका जिनका ऐसा रहेगा चर्चा में रहेगा हमेशा। आपने बोला आपका फेस देख के, आपका फेस देख के सबसे पहली चीज तुषार जी, आप बहुत ज्यादा ना
क्लियर हो अपने फंडेज में, मुझे क्या करना है, एक फिक्स्ड पाथ है आपका। शांत रहते हो, अंदर जितनी भी एंजाइटी हो जाए, जितना भी घबराहट हो जाए, उसे चेहरे पे कभी नहीं आने दोगे। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है हिडन हो उस चीज के रिलेटेड। और साथ में आपको ना समय सिर अपने आप को परिवर्तित करना आता है, और सामने वाले को वो किसी भी कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन या किसी भी ओहदे का हो, उसे रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से देनी आती है। इसलिए आपके काम हर जगह बन जाते हैं। आपके ऑरा में, आपके चेहरे पे ना एक शांति है। यू आर अ वेरी गुड लिसनर एज वेल। इसलिए आप स्कूल टाइम से आज तक याद कर लेना, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा भाता होगा उसमें आप बहुत ब्रिलियंट होगे, और दूसरा सब्जेक्ट उसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता होगा यार मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका चेहरा ये बताता है यू शुड ऑलवेज वर्क फॉर योर पैशन। वही आपको सक्सेस देगा, पैसों के पीछे कभी नहीं भागना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कुकिंग उनका पैशन है लेकिन वो आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं क्योंकि वहां उनको पैसा नजर आता है, या उनको स्टेटस, या उनका पेरेंट्स उन्हें ये फोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। वैसे तो आप करते नहीं हो लेकिन फिर भी नहीं करना है। मैं बोलूंगा 99.99% आपने एक्यूरेट बताया। बहुत हद तक ये सही है कि मैं अपने अंदर चीजों को रखता हूँ, बहुत मेरे फेस पर जल्दी आएगा नहीं। एंड वैसे भी जो कैमरा फ्रेंडली लोग होते हैं या कैमरा फेस करते हैं वो बहुत कुछ अपने अंदर ही रखते हैं। इसके अलावा बहुत हद तक आपने जो बताया सही है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा था। आपने जैसे भी मोल्स के बारे में बताया, बहुत लगभग हर एक की बॉडी पर बर्थ मार्क्स होते हैं जो कि बचपन से ही उसकी बॉडी पर होते हैं। इसको लेकर बहुत सारी बातें हम लोग घरों में भी करते हैं कि भगवान ने इस जगह पिटाई लगाई होगी इसलिए उसका बर्थ मार्क बन गया। ये तो खैर एक मजाकिया अंदाज में, बट बर्थ मार्क क्या बताता है किसी का? तुषार जी, बर्थ मार्क ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोई रेड होता है, कोई एकदम लाइन से होगा, उसमें भी कोई ब्लैक होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन एक चीज पक्का है, जिसके भी बर्थ मार्क्स होते हैं वो अपने पिछले जन्म से कुछ बैगेज लेके आया है और अनटाइमली डेथ की तरफ ये इशारा करता है। मान लीजिए किसी का बहुत ज्यादा पीठ के ऊपर रेडिश कलर के बर्थ मार्क है, तो समझ लीजिए इनकी जो अकाल मृत्यु हुई है और उसका कारण अग्नि जरूर रहा होगा। फायर इज द रीजन फॉर दैट। तो ये एक रीजन रहा होता है। तो इस जन्म में क्या होता है, इस जन्म में आप देखोगे कि जातक जो है वो उस पर्टिकुलर चीज से जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फोबिक होता है। अब यहां पर मेरी डॉटर, आपने बचपन में तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मेरी डॉटर 9 इयर्स की हो गई है एंड मैं उसको बहुत ब्रेव बना रहा हूं अपनी तरफ से, बट फिर भी किचन में जब कुकर की सीटी बजती है ना तो वो मुझे बताती नहीं है, बट आज भी वो अपने कमरे के अंदर ना डोर बंद कर लेती है। उसको डर है और उसके बैक पे वैसा ही एक निशान है। तो वो एक फोबिक रहता है। ऐसे आप कई लोगों को हाइट से फोबिक देखोगे, कई लोगों को पानी से फोबिक देखोगे। तो ये अलग अलग आपको चीजें बताती हैं। तुषार जी, हमारा जो शास्त्र है ना वो भंडार है, जितना पूछ लो, जितना कर लो, खत्म नहीं होगा ये। अभी मोल्स के बारे में आप बता रहे थे, अपने बर्थ मार्क का तो बहुत अच्छे से बताया कि ये आपके पिछले जन्म का जो फियर होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके बर्थ मार्क में दिखाई देता है। मोल्स के बारे में जब आप बता रहे थे, आप कुछ सेंट्रिक होकर आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर आपके मोल है, यहां पर बन रहा है तो आप खुश हो जाओ, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं अच्छा है, कुछ ये अच्छा होने वाला है या आपको मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर ना बहुत जरा पजल में होते हैं कि अरे पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। कुछ है स्पेसिफिकली ऐसा? तुषार जी, जिन भी लोगों के राइट साइड ऑफ द नोज में मोल होता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं उनको पैसा बड़ी इजीली मिल जाता है। और इनके लिए हमेशा एक लाइन बोली जाती है, लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट, एंड दे आल्सो ब्रिंग्स फॉर्च्यून एंड लक फॉर देयर पार्टनर्स। अच्छा। और यही मोल अगर लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो ऐसे जहां तक दूसरों के लिए तो लक फैक्टर ले आते हैं बट खुद की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग निकालते हैं। और यही मोल अगर ब्रिज पे होगा यहां पर, तो इनके अंदर आप प्रोफेशनल डिस्टर्बेंस देखेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर राइट साइड में मोल है तो आपके पास फाइनेंसेस आने तय हैं। बट यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखना है, जो मैंने बोला, टाइप ऑफ द मोल एंड द कलर, दिस मैटर्स अ लॉट। इसको आपने जरूर देखना कि वो कैसे है, इससे आप और ज्यादा सटीक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जब मैं आपको चीक्स की बात कर रहा था, जिनके राइट चीक्स में होता है उनकी भी लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत बार ना लोग जो है वो लेग्स पे अगर मोल होता है, क्योंकि ये जनरली नजर भी आता है, हम शॉर्ट्स पहनते हैं, लेग्स का मोल होता है, और लोग काला धागा भी पहनते हैं। तो ये क्या है? जिनके भी आप राइट लेग में मोल देखेंगे ना तो आप सीधा बोल दो ऐसे जातक के वीआईपी कॉन्टैक्ट्स तो होते ही होते हैं, या इसकी इच्छा भी रहती है। लेग पे कहीं पर भी हो, काफ एरिया पे, नी से नीचे, अंकल से ऊपर, अगर इनका रहेगा तो इनके बहुत ज्यादा अच्छे वीआईपी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये पब्लिक में ना बड़े लोकप्रिय होते हैं। तो दे आर गुड इन पॉलिटिक्स एज वेल। और ये अपने कोई भी एफर्ट कर लें उसका ये इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। इसीलिए
यहां पर काला धागा लेग में नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। लोग सोचते हैं कि हम नजर दोष के लिए काला धागा पहन रहे हैं। आप सैटर्न की एरिया पे अगर काला धागा पहनते हैं तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है और आपके जीवन में आपको वहमी बना देगा। अच्छा। आपके जीवन में आपको वहमी बना देगा। आप कर्म में कम और किस्मत में ज्यादा बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। हमें कर्म तो करना ही है। एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, मैं उस एस्ट्रोलॉजी को या उस एस्ट्रोलॉजर को मानता ही नहीं जो सिर्फ आपको किस्मत के बेसिस पे बोल दे, अनार के दाने जमीन के अंदर डाल दो, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया पलट जाएगी, आपको करोड़पति हो जाएगी। भाई खुद कर लो ना, कर्म तो करना ही है। दिस वॉज द रीजन तुषार जी व्हाई आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। अच्छा, आप देखने से एस्ट्रोलॉजर नहीं लगते, आप देखने से आपका मतलब कोई ऐसा ऑरा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो माला पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर है। एक हमारा देखने का नजरिया होता है उन सबको। आपकी जर्नी क्या शुरुआत से ऐसी थी या फिर अचानक से ऐसा हुआ? तुषार जी सबसे पहले ना यही चीज हमें हटानी है। हम क्या करते हैं, किसी ने धोती पहन ली तो हम मान लेते हैं कि ये पंडित है, ये बिना जाने कि वो कितना ज्ञानी है। और एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो अपने आप को दिखाने के लिए, अगर कोई चीज आपको दिखानी पड़ रही है इसका मतलब वो आपके अंदर है नहीं। हाँ। अगर आपके अंदर रियल है ना तो आपको दिखानी नहीं पड़ेगी। नॉर्थ इंडिया में इन जनरल में आप देखोगे तो पैसा दिखाने की रीत ज्यादा है, साउथ इंडिया में नहीं है, जबकि उनके पास पैसे बहुत है, लेकिन वो नहीं दिखाते, वो लोग नहीं दिखाते। तो ऐसे जो लोग बहुत सारी मालाएं पहनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे खराब है, लेकिन वो उस चीज को ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना दिखाते ज्यादा। तुषार जी मैं तो एक MBA ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूं। मैंने फर्स्ट ईयर किया था उस समय में। और मैं एक बिजनेस फील्ड में रहा हूं, बहुत सारे बिजनेसेस किए मैंने अपनी लाइफ में। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाज माय लास्ट बिजनेस एंड इट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर। सडनली वन ब्लू मून डे मैं आया और मैंने अपने पापा को बोला कल से मैं ऑफिस नहीं खोलने वाला हूँ। एंड द रीजन वाज कि जहां मैं कंस्ट्रक्शन करता था वो वास्तु के अगेंस्ट बनाता था। तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करी। मैंने सोचा यार मैं इन्हीं को मकान दे रहा हूँ और कल को बोलूंगा ये ना मेरा कार्ड, आ जाओ मेरे पे वास्तु करा लो। तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करी। और तुषार जी मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ये कहीं नहीं है कि आप मटेरियलिज्म से दूर जा रहे हैं, ये कहीं नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं। इससे मेरा शुक्र अच्छा होता है, मैं अच्छा फील करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं एक सोसाइटी में, एक भीड़ में एक अपने आप को एक कॉमन मैन महसूस करता हूँ। यही धोती पहन लूंगा तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा। मुझे किसी को भी अपने पैर टच नहीं करवाने हैं, किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा हूँ। हम सब एक ह्यूमन बॉडी में आए हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, इसलिए मैं इसके अंदर रहता हूँ और मैं अपने आप को बहुत बेटर फील करता हूँ। एंड आई रीड अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा रीड करता हूँ, लेकिन उस चीज को मैं कभी भी सामने आने पे शो नहीं करता हूँ कि मैं रीड करता हूँ। तो इसलिए मुझे वो अटायर पर्टिकुलरली पहनना पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। एब्सोल्युटली। तभी शायद मैं जो हूं, मैं ये यूथ को ज्यादा चाहता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको कौन सा करियर चूज करना है, बी ब्रेव टू चूज दैट। आपको उसके अंदर आना चाहिए। आप ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या हम यार अंधविश्वासी बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के। इट इज अ प्योर साइंस। हम अंधविश्वासी कम बनते हैं जब हम जनरली सारे नहीं, जनरली ऐसे अटायर वाले लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने प्री माइंडसेट में सोच रखा है, बच्चा तेरा तो राहु खराब है, तेरे को तो ये कार्य होगा ही होगा, तेरी राहु की महादशा चल रही है, ये तो होना ही होना। और अटायर ऐसा है कि बाबा जी ने अपने ऑफिस के अंदर धूप अगरबत्ती ऐसा बनाकर रहती, धूप अगरबत्ती ऐसी लगाई होती है कि आप उस समय के लिए हिप्नोटाइज भी हो जाओगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को तोड़ना चाहता हूं, इस प्रथा को। इट इज अ प्योर साइंस। हमारा शास्त्र ही साइंस है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में बोला जाता है तुषार जी, अभी कुछ समय पहले आप मंदिर जाओ ना, उसके बाहर लिखा होता है राहु काल। हाँ बिल्कुल। राहु काल में ये कार्य निषेध है, ये आपको नहीं करने चाहिए। और जितनी भी यूथ है वो कहती है अरे हम नहीं मानते, मानना चाहिए। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। सो हमारे शास्त्रों में एक समझाने का तरीका और हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उसके लिए उन्होंने सब कुछ बहुत क्लियरली बताया गया। राहु काल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, समझ में आता है कि राहु का समय है। एग्जैक्टली, राहु का काल मतलब कि वो समय जिस समय में राहु के ऊपर भी काल हुआ था। राहु की मृत्यु। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है। जी बिल्कुल। जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में बोला गया जी कि सूर्य, चंद्र और अर्थ एक लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है। हमारे ऋषि ने बोला कि, उन्होंने भी यही बोला कि इट इज लाइक अ छाया, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इट इज लाइक अ छाया। तो ऐसा कहा जाता है पुराने कथा के अनुसार, जिस समय में राहु की मृत्यु, हम सब जाते हैं समुद्र मंथन के द्वारा, जब उनकी मृत्यु हुई तो जब उनका गला कटा तो उसकी एक बूंद ब्लड की धरती पे गिरी जिससे अनियन की उत्पत्ति हुई। और ऐसे ही एक बूंद धर की गिरी जिससे गार्लिक की उत्पत्ति हुई। तभी नवरात्रों के अंदर या एक पर्टिकुलर रिलीजन, शायद जैनिज्म में, अनियन और गार्लिक को खाया नहीं जाता। वो कहते हैं हम राहु केतु को अपने जीवन में नहीं लाएंगे। ऐसा कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे। तो जिस समय में आप अगर देखोगे उस संध्या काल को
दिन के घंटे और मिनट को 8 भागों में बांट दिया गया। अब वही 8वां भाग हर डे दिन मान होता है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, वो एक समय आता है। जैसे कि अगर आप मंडे की बात करें तो दूसरा भाग, सैटरडे की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। उस भाग में राहु काल होता है, उसमें कोई भी ऑस्पिशियस काम अगर आप करोगे तो राहु काल में कोई भी किया हुआ ऑस्पिशियस काम आपको ग्रह नहीं देगा। आपको कोई भी मैरिज आप करके देख लीजिए, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई भी मैरिज या कोई भी टाइप का पॉजिटिव काम, परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार, हाउस वार्मिंग, घर, बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी खोलना, ये आपके जीवन में ग्रह नहीं लगाएगा, आपको खुशी या सक्सेस नहीं देगा। हाँ, हर एक शुभ काम को मना होता है उसमें, और जहां पर भी लिखा होता है उसके नीचे लिखा रहता है कि हर एक तरह का शुभ काम वर्जित है। आप करके देख लीजिए, ये आपको पता लग जाएगा, एक्सपीरियंस कर लीजिए। और यही राहु काल में फिर कौन सा करें? जो लोग भी काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रैंड कीजिए ना, एजुकेट कीजिए अपने आप को, नो वरीज एट ऑल। परमात्मा का नाम ले लीजिए, नो वरीज एट ऑल। लेकिन आप कोई भी न्यू बिगिनिंग को अवॉइड कीजिए। राहु चीज ही ऐसी है साहब, राहु सर पे बैठ जाता है तो क्या करता है? जैसे मान लीजिए कोई बंदा बहुत सक्सेसफुल है, बिल्कुल, जब राहु उसके सर पे बैठ जाएगा ना तो वो उस सक्सेस को संभाल नहीं पाएगा। बॉलीवुड में बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनमें से एक आते हैं, बड़े यूथ आइकन थे वो। वो सक्सेस संभाल नहीं पाए, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी था उनका, ऐसा बोला ना, सक्सेस संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए कान छिदवाए जाते हैं। इसीलिए पहले जमाने में कान क्या है? कान राहु है। अच्छा, कान क्यों छिदवाते हैं? इस पॉइंट पर भी आते हैं क्योंकि पहले एक रिवाज रही है, संस्कारों में से एक है, कंछेदन रिवाज है, एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है। पहले क्या होता था, सबके कान छिदते थे। अब क्या होता है, जैसे मेरे परिवार में, मैं अपना बता रहा हूँ, इस संस्कार को किया जाता है, बट एक सुई रख दी जाती है और कह देते हैं कि कंछेदन संस्कार पूरा हुआ। छिदवाना चाहिए, नहीं छिदवाना चाहिए? और इस संस्कार में छिदवाते क्यों थे? कान जो होते हैं ना वो राहु होते हैं। अच्छा, सो आपका लक फैक्टर अच्छा रहे, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में राहु बुरे हैं, ओके, तो वो आपको मटेरियल सुख दे सके। भाई लक आज की डेट में पैसा है तो आपको मटेरियलिज्म मिले, इसके लिए आपको अपने कान को छिदवाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं और वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे रहे हैं, उस सक्सेस को आप संभाल सकें, ये नहीं कि वो सर चढ़ के बोले और आप उसको संभाल नहीं सकते, यू आर कोलैप्सिंग योरसेल्फ। क्योंकि राहु की एक नेचर है, एक प्रवृत्ति है, वो जिस स्पीड से देते हैं वो उसी स्पीड से लेते भी हैं। ओके, तो इसलिए कान छिदवाना चाहिए। ठीक है। कान बेसिकली है क्या? कान रिप्रेजेंट्स, अगर इसमें कोई भी तिल मोल कुछ भी आ जाए या कान छिदवाते तो ऐसा जातक जो होता है ना, जिसके बहुत बड़े कान होते हैं ना, तो आप सीधा बोल दो कि ऐसा नेटिव जो होता है ना, वो मटेरियलिज्म से अपने आप को दूर नहीं रख सकता, उसे भौतिक सुख चाहिए ही चाहिए, और उसमें इंटेलिजेंस भी अच्छा होता है। लेकिन वो मेंटेन करने के लिए कान छिदवाने से राहु कंट्रोल्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप कोई ना कोई मेटल धारण करते हो। अगर आपके शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है जी, और बाय चांस एक पर्टिकुलर हाउस में पड़ गया, 8th हाउस में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप डायमंड पहनिए, स्टड कान के अंदर, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, आपको डिफेम नहीं देगा। नहीं तो ऐसा जाता पैसा तो कमाएगा लेकिन अपने साथ बदनामी भी लेके आएगा। एक बहुत अच्छे एंकर हुआ करते थे, फेयर से कंप्लेक्शन के, सॉरी यार मैं नाम भूल जाता हूँ, वो एक उनकी कोई छोटा सा एक रील वायरल हुई। रील उस समय में तो वो MMS चलते थे, उनके कोई वायरल हुए, ऐसा कोई खराब वाला नहीं था। ही वाज टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ फीमेल, वो ऐसा वायरल हुआ, वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 उन्होंने होस्टिंग की है, मैं नाम भूल गया। तो वो शुक्र राहु इन दी अष्टम भाव, वो डिफेम दे देता है। मे बी द नेटिव इज रॉन्ग, मे बी नॉट। और ऐसा ही अगर राहु आपके 2nd हाउस में है, राहु आपके 12वें भाव में है, राहु आपके 6ठे भाव में है, तो आप गोल्ड का इयरिंग पहने, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको ना कभी भी अपने संस्कारों से दूर नहीं जाने देगा, आपको ना ओवर पावर नहीं होने देगा कि मैं ही मैं हूं। आज इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज जिन्होंने किसी समय पे इतनी सिद्धियां करके लोगों को अपनी तरफ किया, दे आर बिहाइंड द बार्स। रीजन एग्जैक्टली, उनको लगा कि यार हमें कोई नीचे दबा ही नहीं सकता है, पावर का नशा हम हैं। तो राहु ना आपको एडिक्शन से भी बचाएगा, ओवर एक्सेसिवली। तो इस पे आपको जरूर ये करना चाहिए, बट ये देख के कि कौन सा मेटल आपको धारण करना है। ओके, हाँ, तो यानी कि भाई जो हम शुरुआत से हम एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पहले के समय में हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा या जो भी संस्कार बनाए, वो बेसिकली बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाए हैं, जिससे कि आपकी लाइफ मैंने जो बस हम उसे समझ नहीं पाए। तो शार जी, मैं ना आपके चैनल के माध्यम से फ्री रेमेडीज देना चाहूंगा। लोग इतने पैसे देते हैं, इतने एस्ट्रोलॉजी के बाद भागते हैं, हमारा सूर्य कैसे अच्छा होगा, हमारा चंद्र कैसे अच्छा होगा। सिर्फ अपनी आदतों को सुधार लीजिए, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ओके, जो लोग लेट उठते हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, उनका सूर्य खराब हो जाता है। जो लोग रोजमर्रा नहाते नहीं, आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, वो अपने चंद्रमा को खराब कर देते हैं।
जो लोग बैक बिचिंग करते हैं या चुगली करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो अपने बुद्ध को खराब कर देते हैं। ओके। जो लोग बेड पे बैठ के खाते हैं या फटे पुराने कपड़े, सॉक्स, इनरवेयर्स पहनते हैं, वो अपने शुक्र को खराब कर देते हैं। और तो और जो लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं, यार हमारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, बिजली जल रही, कोई बात नहीं, वो अपने राहु को खराब कर देते हैं। सडन ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। ओके। तो आपके ग्रह आपकी आदतों में है ना, एंड यू रन बिहाइंड। यहाँ पे आप अपने शनि को खराब कर रहे हो, यू आर ऑलवेज सिटिंग एंड शेकिंग योर लेग। आप अपनी लेबर को साथ अच्छे से बात नहीं करते हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम, अपने शनि को खराब कर रहे हो। और वहां पर अगले दिन शनिवार को आप बोले जी मैं तो तेल चढ़ाने जाऊंगा। शनिदेव कर्मों के बिना ठीक नहीं होते हैं, शनिदेव आपके कर्मों के साथ ही ठीक होंगे। आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूं कि महंगे महंगे उपाय करने से बेहतर है पहले फ्री के उपाय ये हैं जो आप अपनी आदतों को बदल के कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, चेंज योर नेचर। मैं हमेशा कुंडली में लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए, आपके ग्रह क्या कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके अंदर चेंजेस लेके आइए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो भाई बस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं तुषार जी। अब मेरे पास एक केस आया, वो कहता सर मैं ना अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता हूँ। रीजन भी वो कहता मेरे मन में ना अगर मैं किसी फीमेल को देखता हूँ तो गलत ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं। वो कोई भी हो सकती है, मेरी कोई रिलेटिव भी होती है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतना नीच हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने अभी उसकी कुंडली नहीं खोली थी, मैंने कहा चंद्रमा की खराबी की वजह से होता है। अच्छा। इसमें आप खराब नहीं हो, आपके भाव, आपके अंदर ये सोच आना ही बताती है कि यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। आप उसको समझ रहे हो। चंद्रमा अगर 12वें भाव में है, चंद्रमा के ऊपर शुक्र चंद्र आमने सामने है, तो ये इसकी उस खराबी से देता है। तो उसकी रेमेडीज क्या है, उसकी आप रेमेडी करो, यू विल कम आउट ऑफ इट। और उसकी सबसे बड़ी रेमेडी क्या है आज की डेट में? डिप्रेशन, स्ट्रेस या चंद्रमा को इंप्रूव करने की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी रेमेडी है सुबह उठते गेट एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। और अपनी सांसों पे नियंत्रण करना शुरू करो, जिसको हम बोलते हैं जी ओम विलोम। ये एक्सरसाइज करना शुरू करो, आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुप रह के महसूस करो उस एनवायरनमेंट को, जिसको विपासना कहते हैं। उसकी फर्स्ट स्टेप है ये विपासना, तो इज वेरी डीप। एग्जैक्टली। आप आधा घंटा बैठते हो, आपका मन विचलित होना शुरू होता है, घबराहट इधर उधर, अरे छोड़ो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सोच को खाली करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 11 दिन, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आपके सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो छोड़ दो ना सोच, तो छोड़ दीजिए सोच। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आती है इंसान के अंदर, वो भी। तुषार जी मैं समझता हूं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, ये एक ऑकल्ट मास्टर का काम ही यही है, सामने वाले की लाइफ में पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आना, उसकी कुंडली के अनुसार उसे यह बताना कि उसके पेंडिंग कर्मा क्या है, और उसे यह बताना कि वो गलत दिशा में भाग रहा है, उसका ये पार्ट और उसका ये पाथ है ही नहीं। जब तक वो ठोकर खा के आएगा तब तक वो बहुत लेट हो चुका होगा। तो बी ऑन ट्रैक ऑन टाइम। मैं जिस समय मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो मेरे गुरु ने मुझे बोला कि मेरे केतु बहुत बलवान है मेरी कुंडली में, कि तुम्हारे लिए एस्ट्रोलॉजी तुम्हें बहुत बेनिफिट देगी। एंड तुषार जी बिलीव मी, आज आपके साथ बिल्कुल दिल की बात खोल रहा हूं, जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया, जिस रीजन की वजह से मैं आया, मेरी एक मेजर इन्वेस्टमेंट, मेरी प्रॉपर्टी फंस गई थी एक एस्ट्रोलॉजर के कहने से। मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया। और मैंने सोचा कि मैं सबके अगेंस्ट बोलूंगा और इनको बाहर कर दूंगा मार्केट से। ये अंधविश्वास है, और खुद ही देखो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एग्जैक्टली। तो जिस फील्ड की वजह से आया, जब मैं एस्ट्रोलॉजी को समझना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि अगर वो प्रॉपर्टी डबल तिगना चौगना हो जाती तो मैं कभी राइट रास्ते पे आता ही ना, क्योंकि मैं तो काम करना ही नहीं चाहता था, मैं तो आराम की जिंदगी चाहता, मुझे तो रेंटल आना था। मैं तो उस 2007 में सोच रहा था कि मेरे को जो है वो 3 लाख महीना कराया, कितना होता है जी उस समय में। सही बात। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं तो राजा आदमी हूं, जो आपने बोला। वो फंस गई, वो ब्लॉक हो गई इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो मुझे लगा मैं इनको बाहर करता हूँ, वेला तो मैं था। और फिर मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली इन 2000 अभी, और मैंने अपने फादर को 2011 में बोला था कि ये कोई ऐसे पुराने कर्म है जो एक महादशा खत्म होने के बाद ही निकलेंगे। लोग कहते हैं केतु की महादशा खराब है, मेरी केतु की महादशा ने पिछले संडे मेरी वो प्रॉपर्टी निकलवा दी। वाह। और आज वो पैसों की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब मैं अपने सब्जेक्ट और अपनी लाइफ में इतना खुश हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुषार जी एक सिर्फ चीज है, आपकी भक्ति और आपकी स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली। ये आपके साथ ही जाती है। इसके अंदर कोशिश मत कीजिए कि वो मैं अपने बच्चों को दूं, उनको संस्कार दीजिए, उन पे छोड़, बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी जाएगी, आपका अध्यात्म जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैं सोचता हूँ कि यार शायद 5 साल पहले निकल जाती, मेरी भाई बोली अगर 6 साल पहले निकल जाती तो, मैंने कहा तो शायद मैं इस लेवल पे ना पहुंचता, इतना रूट पे ना जाता। बिल्कुल। इसका निकलने का समय इसलिए अभी है क्योंकि मुझे अब उसकी नीड नहीं है। तो ना कभी भी आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके कर्म वेस्ट नहीं जाते हैं। अपनी आदतों को बेटर कीजिए, आप अपने जीवन में अच्छा देखिए, आप अपने बुध को अच्छा कर लीजिए। अच्छा। अगर आप अपने मकरी को अच्छा करते हैं, कुदरती आपके घर की बेटी और बहनें
खुश और सुखी रहना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा। और ये निशानी भी अच्छे बुध की, अगर आपकी अपनी सिस्टर के साथ बनती है, अपनी बेटी के साथ बनती है, आपकी रिस्पेक्ट करते तो आपका बुध अच्छा ही है। जिस घर के अंदर मियां बीबी का कला कलेश नहीं होता, जिसके अंदर वाइफ और हस्बैंड वाइफ में वो ईगो नहीं है, एक रिस्पेक्ट है कि वाइफ अपने हस्बैंड के पैर दबा रही है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि औरत के हाथों में बृहस्पति होता है, गुरु होता है, और मेल्स के पैरों पे शुक्र। तो कहा जाता है कि शुक्र जो होते हैं ना, वो भौतिक सुख की तरफ कभी भी चले जाते हैं, और जुपिटर और शुक्र का मिलन जो होता है, वो दो दैत्य गुरु मिल गए और एक देव गुरु मिल गए, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है। ऐसा जातक अपनी स्पाउस की तरफ ज्यादा लवेबल भी हो जाता है, और उसका फोकस उसको सुख देने के लिए ज्यादा अच्छे से उसके काम काज में उसका ध्यान ज्यादा लगता है, इसलिए ये प्रथा बनी है। यानी कि पत्नियों को पति के पैर दबाने चाहिए। मुझे लगता है ऑडियंस इस पर बहुत अच्छी कमेंट्स देने वाली है। इसमें कोई खराबी नहीं, इसमें कोई ईगो नहीं है, लेकिन उस हस्बैंड को उससे तानाशाही में नहीं लेके एक रिस्पेक्ट और एक लव के फॉर्मेट पे लेना चाहिए। अगर आज भगवान माता लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा सकते हैं, तो हम तो एक तुच्छ से प्राणी है। बिल्कुल। तो वो शास्त्रों में दिया गया, उसका एक मीनिंग है। आज की डेट में हम टक्कम पटक्का करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राहु कलयुग है ना मेरे दोस्त, कलयुग है, इसलिए ये राहु का युग है। चलिए थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी पर आ रहा हूँ जी। 2025 को लेकर इन द एंड आप मुझे ये बताओ कि किसी को अपनी कुंडली नहीं पता, किसी को अपना डेट ऑफ टाइम नहीं पता, किसी को बस अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, क्या वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 2025 में कुछ प्रेडिक्शंस ले सकता है? डेफिनेटली यस। ओके। तो यहां पर मैं अपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, जिन भी लोगों के राइट पैर पे कोई भी बर्थ मार्क है, तिल है, कैसा भी बर्थ मार्क है, वो 2025 में बहुत घूमने फिरने वाले हैं। उनके बहुत सारे ट्रैवल्स होने वाले हैं, उसके अंदर एडवेंचर भी आएगा इन द ईयर 2025। That's good. और एज पर दी डेट ऑफ बर्थ आपने बोला कि जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे जाने 2025 कैसा होगा। 2025 को सबसे पहले समझे तुषार जी, 2025 इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि 9 नंबर है, नंबर ऑफ मार्स। तो यहां पर बहुत सारी चीजें कंप्लीट होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, इंडस्ट्रीज शिफ्ट होंगी एक से दूसरी। 2025 की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन, शेयर मार्केट में एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा। ऐसे सेक्टर और ऐसे सेगमेंट्स चलेंगे जो पिछले 1-1.5 साल से आपका ध्यान ही नहीं खींच रहे हैं, और जो सेक्टर्स आपके ध्यान में ज्यादा हैं वो बैठेंगे और आपकी कैलकुलेशन गलत होने वाली है। 2025 के अंदर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, एंगर, इंपल्स एंड भागना, इन 3 चीजों को क्विट कर दीजिए। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसको मत भूलिएगा, ये मसूरी की जगह जगह रास्ते पे लिखा रहता है, तो इसको आपने नहीं भूलना है इन 2025। 2025 में अगर आपका कोई भी बड़ा अच्छा फ्रेंड, पार्टनर या कोई भी आपका लव पार्टनर या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, इन 2025 उसका डेट ऑफ बर्थ 3, 6 या 9 पे है, तो इस साल उसके साथ जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि वो अपने साथ साथ आपको भी तारने की क्षमता रखता है। 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर 3, 6 एंड 9 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पे आता है, लाइक 3, 30 एंड 21, उनके लिए 2025 इज गोइंग टू बी वेरी गुड। 6 के लिए भी, 9 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाइज। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 पे आता है उनको खास ध्यान रखना है 2025, क्योंकि यहां पर 25 आ गया, 2 and 5 जी। ऑल्दो इन न्यूमरोलॉजी 2 and 5 आर फ्रेंड्स, बट इनका थोड़ा सा रिश्ता समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 मींस मून, 5 मींस मर्क्यूरी। तो चंद्रमा और बुध जो होते हैं ना, सौतेला व्यवहार कर जाते हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 या फिर 2 के टोटल पे आ रहा है, लाइक 2, 20 एंड 29, जिनका भी 2 का डेट ऑफ बर्थ है, इन 2025 आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल होने की नीड है। इमोशनली ज्यादा फैसला करेंगे तो आपके साथ सौतेला व्यवहार हो जाएगा, इवन इन दी पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन दी प्रोफेशनल लाइफ। मेंटली सोचना है, यहां से नहीं सोचना है, दिमाग लगाकर चलना है। एब्सोल्युटली। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 पे इन 2025 यू नीड अ गुरु और एन एक्सपर्टी फॉर योर हेल्प टू ग्रो लाइक अ राजा इन 2025, क्योंकि 1 नंबर के लिए सेनापति का साल है। सेनापति और राजा जो होते हैं वो ओवर इंपल्सिव हो जाते हैं और युद्ध के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जुपिटर बीच में आके बोलता है कि रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं कि युद्ध की नीड है भी या नहीं। तो अगर 2025 में 1 नंबर वालों को सक्सेसफुल होना है, हो सकते हैं, क्योंकि ऑरा इनके फेवर में रहेगा। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी इनटू फाइट्स, रादर डाइवर्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स अ गुरु और एन एक्सपर्टी जो आपको राइट गाइडेंस दे।
एक सही गाइड आपको मिल जाए तो 1 नंबर वाले राजा बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके। सिर्फ जो ध्यान देना है इस साल 4 नंबर वालों को खासा ध्यान देना इन 2025, क्योंकि ये साल मंगल का है। तो इस साल में फैंटेस्टिक सोच या सामने वाले को देख के, सामने वाले का गाल लाल है तो अपना भी लाल कर लो मार मार के, ऐसा नहीं करना है। सो डोंट ट्राई टू फ्लाई, क्योंकि राहु सर चढ़ के बोलता है क्विक मीन स्पेकुलेशंस, जल्दी पैसा कमाने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ग्राउंडेड रहिए और थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको अगर आज ले रहे हैं तो 72 आवर्स के बाद उसे एग्जीक्यूट कीजिए, तभी आप राइट ट्रैक पे अपने आप आ जाएंगे। ओके ओके ओके, यानी कि 4 नंबर वाले जितने भी हैं थोड़ा सा संभल कर रहे हैं 2025 के अंदर, सोच समझकर फैसला लेना है। 72 आवर वाली बात आपकी बहुत मुझे पॉइंटेड लगी, और आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं मैं 4 नंबर हूं। सो 72 आवर का आपको वेट टाइम लेकर एब्सोल्युटली। तो आपके लिए साल बहुत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, सर आपने कैसे बोल दिया 4 नंबर और मंगल का साल। ये मत भूलना मेरे दोस्त, मंगल और राहु मिल जाए तो बाली योगा बनाते हैं। बाली का मतलब पता है ना आपको, रामायण में जो बाली थे सामने वाले की शक्ति को ड्रेन आउट कर जाते हैं, पूरी खींच लेते हैं। इतना तगड़ा योग है ये, अगर इस तरीके से अपनाया जाए तो ये आपको बहुत हाइट्स पे पहुंचा सकता है। ओके। ऐसा ही 8 नंबर वालों के लिए 2025 में किसी भी टाइप का कोर्ट केस, प्रॉपर्टी सेल करना, कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन जो इनकम्प्लीट है, उसके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। वहीं पर ही उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और जो भी वो कर्म कर रहे हैं उसमें स्टेडी रहिए। अपने आप को ओवर एग्जर्ट करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये साल अच्छा निकाल सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सबके लिए बेहतर है, बस थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी छट जाएगी, पॉजिटिविटी। तो शायद हमें ना एक चीज बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है कि अगर हम अपना डेट ऑफ बर्थ तो देख रहे हैं कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमें अपना पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। अगर हमारा पर्सनल ईयर सपोज 6 है और हमारा डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो ये तो सुपर एक्सीलेंट ईयर है आपके लिए। ओके। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 6 है लेकिन पर्सनल 4 है, तो फिर वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, बीच बीच में वो ध्यान रखने वाली नीड पड़ जाएगी। तो इसलिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है लेकिन पर्सनल 2 है, तो फिर से आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना। तो इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी, पर्सनल ईयर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। जो भी आपका डेट है, जो भी आपका मंथ है, उसके साथ आप 2025 लगा दीजिए, ईयर को भूल जाइए। ओके। एड इट, सिंगल डिजिट पे ले आइए, दैट्स योर पर्सनल ईयर, वही आपका पर्सनल ईयर। सपोज 18 सितंबर 2025, ओके, टोटल मार दीजिए, 9 आएगा, 9 इज योर पर्सनल ईयर। 4/11/2025 इट मींस 6 आएगा मेरा जो आएगा। ओके, करेक्ट। तो वही आपका पर्सनल ईयर हो गया। आपने वही कर लेते। तो अगर आप अपने पर्सनल ईयर उसको जोड़ेंगे तो 6 आ गया ना जी। तो ये वाला ईयर आपको बहुत ज्यादा फेम देने वाला। जरूर मुझे बताइएगा फोन करके, आपकी सोच से ज्यादा। 31 दिसंबर में आपको पार्टी देने जा रहा हूं। आप क्योंकि 6 और 4 आ गया और 9 चल रहा है। सो वीनस राहु मंगल ये ग्रोथ तो मिलना ही मिलना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना बस, क्योंकि 4 है, सक्सेस मिलेगा तो उसको ओवर पावर नहीं करना। वैसे आपकी नेचर में चढ़ने नहीं देना है। हाँ, उसको छलांग नहीं लगाना, उसको बेटर वे में यूज करना। ये आपको जरूर बहुत ज्यादा फेम देगा और आपकी फील्ड में आपको बहुत उठाएगा। चलिए, थैंक यू। मेरा तो फ्री में ही प्रेडिक्शन हो जाता है यहाँ पर। मुझे लगता है 2025 जो है काफी बेहतर जाएगा, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी आपने बता दिया और शनि की 7.5 करके एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बताया। तो आपने एस्ट्रोलॉजी और मुझे न्यूमरोलॉजी में तो बहुत अच्छा बताया, बट मुझे पता है एक वास्तु भी आप बहुत अच्छा करते हैं, और वास्तु के लिए आप बहुत ज्यादा जाने भी जाते हैं सोशल मीडिया पर भी। मुझे वास्तु के 1-2 टिप दे दीजिए 2025 को लेकर। तुषार जी, वास्तु से याद आया, मैं ना किसी के कुंडली देख रहा था और मैंने उनकी कुंडली में मतलब ऑनलाइन देख रहा था, मैं घर पे नहीं था, तो और मैंने उनको सीधा बोला कि सबसे पहले ना आपको अपने घर की जो पहली सीढ़ी है ना उसको आपको ठीक करना है। वो टूटी है, उसको ठीक कीजिए, उसको अच्छे से बनाइए। एंड ही वाज स्टन्ड, सर आपको कैसे पता लगा? और लोग ना सीधा सोचते हैं कि ये सिद्धि है, और मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि दिस इज नथिंग बट साइंस। तो उनकी कुंडली में शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो इसको आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर की पहला कदम, पहली सीढ़ी टूटी हुई है, तो आपने शनि राहु का संबंध बना दिया, जिससे कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी और आप अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि उसको आप 2025 में खासकर आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। यानी कि आपके घर का एंट्रेंस टूटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस साल के अंदर उन लोगों को बहुत तकलीफ मिलने वाली है जिनके भी नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेगी इन 2025। उनके अनफोर्सिन एक्सपेंसेस, ये लोग आपको ज्यादा देखेंगे ऐसे बोलते हैं, हाय महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब नहीं रुक रही है तो क्या कर सकते हैं जी, कमाई बढ़ाइए। बिल्कुल, दिस इज ओनली व्हाट वी कैन डू।
तो यहाँ पर आपको वो लोग 2025 में बहुत परेशान मिलेंगे जिनके भी नॉर्थ डायरेक्शन में किचन होने वाली है, उनको ये बहुत परेशानी देगा। तो किचन कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखिए ये एज पर चार्ट होता है, बट फ्लैट सबके लिए साउथ डायरेक्शन में किचन होना हमेशा अच्छा ही माना जाता है। साउथ ईस्ट में किचन हो सकती है, वो भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। कई केसेस में ईस्ट डायरेक्शन में भी आप किचन रख सकते हैं, बट स्टिल आपका चार्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू यू पिन पॉइंट द एरिया जहां पर आपको अपनी किचन की प्लेसमेंट करनी चाहिए। बट एनीवेज नॉर्थ की किचन इन 2025 आपको बहुत परेशानी देने वाली है, ये बात तो है ही। खासकर इन 2025 आप एक प्रण ले लीजिए कि जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको अपने अपने घर से बाहर करना है, और अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी लाइट्स जो ब्लिंक करती रहती हैं, फॉल्टी हैं, उनको अपने घर के अंदर नहीं रखना है। और रोज सुबह उठ के अपने रूम के अंदर सनलाइट को लेके आना ही आना, और फ्रेश एयर की वेंटिलेशन करानी है। ये इन सारी चीजों को कर लें तो हमारा 2025 भी बेहतर होगा, और 2026 2027 आगे के सालों के लिए भी मुझे लगता है ये टिप्स काम आएंगे। एब्सोल्युटली 2025 में ये चीज इसलिए ज्यादा मैटर करती है तुषार जी क्योंकि ये मंगल का ईयर है ना, ये ऑडिट ईयर है। तो जिन भी लोगों के सीसीटीवी कैमरास गलत डायरेक्शन में लगे हुए हैं 2025 तुषार जी, क्योंकि ये मंगल का ईयर है ना, तो ये ऑडिट ईयर है। जिन भी लोगों के सीसीटीवी कैमरास गलत डायरेक्शन में लगे हुए हैं उनकी डिपार्टमेंटल रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरास भी का भी डायरेक्शन है कि वहां होने चाहिए? देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, हर को आप प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज प्लैनेट्स। आपके पीछे जो कर्टन है दैट इज राहु, आपने जो शूज पहन रखे हैं दैट इज सैटर्न। तो हर एक चीज प्लैनेट से जुड़ी है, तो अगर वो गलत डायरेक्शन आ जाएंगे तो डिपार्टमेंटल रेड देंगे, क्योंकि मंगल ऑडिट का ईयर है। तो हमें इस साल थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस साल कोई भी गलती मिलिट्री मैन आपको सजा देंगे ही देंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर आते हैं, वो भी अच्छे हैं, उनकी अपनी एक विद्या होती है, लेकिन आपकी ना बड़ा ही इन जनरल वे है। जो आम लाइफ है हम लोगों की, जो हम रेगुलर लाइफ जीते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मोल्स होना, बर्थ मार्क्स होना, या फिर हम लोगों को लगता है कि तो ऑर्डिनरी चीजें हैं, बट इनका भी अपना एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, रेलेवेंस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा मजा आया। शनि को लेकर हम लोग बहुत डरते भी हैं, शनि को लेकर हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, और शनि की 7.5 से हम लोग डरते भी। अब क्या है कि 2025 की खासियत है जो 2024 में नहीं थी, कि शनि का ट्रांजिट होगा 2025 में। ये कैसा रहेगा 2025 के अंदर, किन राशि वालों के लिए अच्छा है, किन के लिए कोई फर्क नहीं होगा, या किसी के लिए बुरा भी है? तो तुषार जी ऐसा है कि सैटर्न 2025 में ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस राशि से पाइसेस राशि की तरफ। सबसे पहले जो रिलीफ मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल रिलीफ, वो मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न राशि वालों को, क्योंकि उनके 7.5 का होने वाला है अंत। और यहीं पर ही एक्वेरियस राशि वालों के लिए लास्ट चरण ऑफ 7.5 यानी कि लास्ट 2.5 इयर्स रहने वाले हैं। ये जरा चरण को आप मुझे समझाओ। आपने कहा कि चरण शुरू होने वाला है, चरण क्या होता है? वहीं पर ही पाइसेस राशि वालों के लिए ये पीक का चरण रहेगा। अच्छा। और एरीज राशि वालों के लिए पहला चरण यानी कि उसकी शुरुआत होने वाली है। तो तुषार जी 7.5 होती क्या, इसके रिलेटेड बहुत सारे मिथ और डर है। बिल्कुल, हाँ। जैसे आपने बोला कुछ और कोई जानता ना जानता हो, एक यूथ या एक एडोलेसेंट भी सबसे पहले मेरे पास आके यही पूछता है, सर मेरी 7.5 चल रही है। तो आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स और हमारे क्रिकेटर्स, वेरी फेमस क्रिकेटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो 7.5 के फेस में अपनी पीक तक पहुंचे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 7.5 सिर्फ आपको डाउनग्रेड करने या आपका सिर्फ आपको परेशानियां देनी आती है। तो 7.5 के 3 चरण होते क्या? जिस राशि में आपका चंद्रमा होता है, जब उस राशि से एक घर पहले शनि होता है तो आपकी फर्स्ट फेज यानी कि पहला चरण ऑफ 7.5 स्टार्ट हो जाती है। पहला चरण ऑफ 7.5 आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, यानी कि आपके अंदर वो सोच, एक डर की भावना या ऐसे इवेंट्स नेगेटिव वाले जो अभी हो ही नहीं है, बट उनको लेके भी आपके मन में ना स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। जो घटना घटी नहीं, अगर ऐसा हो गया तो होगा तो देखेंगे, बट वो जो स्ट्रेस होता है ना वो आपको नेगेटिव कर देता है। अगर ऐसा नहीं तो आप अपने रिलेटिव्स की टेंशन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे भाई की जॉब अच्छी नहीं लगी, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ ना कुछ वो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। क्यों? क्योंकि इस समय में सैटर्न इज टेकिंग योर टेस्ट। तो पहला फेज आपके माइंड का टेस्ट है कि आप कितने स्टेबल हैं, आप मेंटली कितना फोकस रख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 को निकालने का होता है जस्ट मूव विद द फ्लो। बहुत ज्यादा फोरकास्ट मत करो कि अगले महीने क्या होना है, बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि अगला महीना हमसे कंट्रोल्ड ही नहीं है। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचते हो तो आप स्ट्रेसफुल ज्यादा हो जाओगे।
सेकेंड फेज ऑफ साढ़े सती, जिसको हम पीक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि वो साढ़े सती आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में असर करती है, ओके, वो इधर होती है। अगर आज आप एक बॉडी की बात करेंगे तुषार जी, तो सबसे ज्यादा परेशानी या सबसे ज्यादा डिजीजेस की उत्पत्ति होती कहां से है? पेट से। पेट से, बिल्कुल। राइट, डॉक्टर्स भी कहते हैं डाइजेशन ठीक है तो आपकी बॉडी ठीक है। राइट। तो ये जो फेज होता है साढ़े सती का, ये देखता है कि आपकी पाचन शक्ति कैसे है, ओरिजिनल Okay. आपकी बॉडी की नहीं, हम्म, आप अपने कर्मों को कैसे कर रहे हैं। मे बी आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन उस समय में इनिशियली ना मिले, डगमगा गए क्या, चेंज कर दिया बहुत सारा। अभी हम ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे कि कुछ एक पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं जिनका 2025 में अंत होगा, बिल्कुल। तो कैसे चलेंगे ये लोग। हम्म, तो अब वो पाचन शक्ति पे बात आ गई, हल्का सा भी हवा का झोंका देखा, बारिश हो रही है तो विड्रॉ कर गए क्या? विड्रॉ नहीं करना है, स्टेडी कर्म करते रहिए, कर्मों से भागना नहीं है। और अपने कर्म के अंदर ना, जो हमेशा हम सुनते आए हैं कि भागवत गीता में बोला है कि जी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, हाँ। ये वो वाला फेज होता है। फल की इच्छा करने से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। ओके, आपको तो यार मैं तो 12 घंटे काम किया है, सो माई वर्थ इज दिस मच, लेकिन मुझे तो उतना पैसा नहीं मिला है। और फिर आप क्या करते हो? यू ट्राई टू चेंज। फिर आप अपने प्रोफेशन में, इवन अपने रिलेशनशिप में भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मैंने इतना दिया, मुझे सामने से उतना ही मिला, और नहीं मिलता है। तो ये वाला फेज होता है। उसके बाद आता है सबसे खतरनाक फेज, जिसको 90% एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं दिस इज योर रिलैक्सिंग फेज, हाँ। क्योंकि ये होता है थर्ड फेज। इसमें शनि विराजमान होते हैं, या साढ़े सती का फेज होता है आपकी लेग्स के ऊपर, जो कि शनि की ओरिजिनल पोजिशन है। हालांकि इट इज अ बिग रिलीवर, क्योंकि शनि अपनी पोजीशन पे आ गए। अब आपके दिमाग में भी बोझ नहीं है और आपका पेट भी ठीक है। अब यहां गलती क्या करते हो आप लोग? अब आप भागने की कोशिश ज्यादा करते हो। ओवर स्पीडिंग करने से क्या होता है? स्पीड चलान। हाँ। तो यहां पर अपनी गति को कंट्रोल्ड करके चलने की, सबसे ज्यादा नियंत्रण में रखने की हमें नीड होती है। अगर हम सोचे कि ठीक है अब हमारा रास्ता खुल गया, हम ट्रैफिक जाम से निकले, हमने पेशेंटली उस ट्रैफिक को निकाला, हमने अपने को इंपेशेंट नहीं किया, अब खुला रास्ता है, तो ओवर स्पीड नहीं करना है। लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट। डेफिनेटली थर्ड फेज जो होता है वो उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इंसान को नहीं नजर आता है, बट उसका रिजल्ट आपको आफ्टर द एंड ऑफ साढ़े सती मिलता है। ओके, वो 2.5 साल तो आप बोलोगे चलो लास्ट फेज है मेरा, अच्छा निकल गया, बट उसका एक्चुअल में वो सीड आपको कितना अच्छा फ्रूट देने वाला है वो उसके एंड में पता लगेगा। तो नियंत्रण नहीं भूलना है उस फेज। आपने जो एक लास्ट लाइन कही, मैंने भी कई लोगों से ऐसा सुना है कि शनि की साढ़े साती में स्टार्टिंग टू एंड, यानी पूरे 7.5 साल आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एट द एंड शनि आपको उसका कई एक्स आपको देकर जाता है। इज इट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही होता है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूं। सचिन तेंदुलकर साहब, ही वाज एट इट्स पीक जब वो साढ़े सती के फेज में से निकल रहे थे। तो ये चीज जो है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आप अपने कर्मों को कैसे कर रहे हो। अब एक क्रिकेटर के लिए बड़ा इजी होता है, अगर वो 4 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो हम सब अरे बेकार हो गया, ये बूढ़ा हो गया, इसकी शादी हो गई तो ये खराब हो गया। अब वो साढ़े सती के फेज से चल रहा है तो ही नीड्स टू मेंटेन हिज फोकस, गिव मोर टाइम ऑन द फील्ड। ऐसे ही आप जिस भी प्रोफेशन में या लाइफ के किसी भी पड़ाव की बात करें, या पर्सनल रिलेशन एज वेल, बिल्कुल, आपको वहां पर वर्कआउट करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हाँ। ये एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना, अगर हम इसको समझ लें तो साढ़े सती शायद आपके जीवन में परमात्मा ने दी इसलिए है कि आप जो भी कर्म पास्ट लाइफ में करके आए हो, शायद साढ़े सती आपके पास्ट लाइफ कर्मों को इस समय में बैलेंस करने के लिए आई है। हाँ। आपको अपने अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल सकता है। हम कहते हैं ना कि यार सब कुछ ही पास्ट लाइफ कर्म है, तो इस जन्म के कर्म का क्या रिजल्ट मिलेगा? साढ़े सती प्रोबेबली आपके जीवन में 2 बार आती है, तो आपको 2 बार मौका मिलता है। और मेनली अगर ये यूथनेस के बीच में आ जाए, मतलब कि 25 से 40-45 साल की उम्र में, तो लोग कहते हैं अरे यार बेकार टाइम में आई है, बचपन में निकल जाती तेरा तो बढ़िया, बचपन में निकल गई, या वृद्धता में आती। गलत, आपको मौका दिया है टू नलिफाई योर पास्ट कर्मस। ओके, फिर डरते क्यों है शनि के साढ़े साती से लोग? क्योंकि अगर इसके अंदर लोग अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हल्का सा भी शेकन अप होने पे डिफोकस्ड हो जाएंगे, तो ऐसे में शनि जो है वो ऊपर से पटक के नीचे आपको मार देते हैं। आप अपना मेंटल पीस फर्स्ट फेज में खो देते हैं। जब आपका मेंटल पीस ही खत्म हो गया तुषार जी, तो आप क्या ही डिसीजंस लेंगे लाइफ? एग्जैक्टली। जब आपकी पाचन शक्ति, यानी कि आपके अंदर कर्मों को डाइजेस्ट करने का, आप एंग्जाइटी हो रही है, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, यार मैंने एफर्ट्स किए, रिजल्ट नहीं आया, मायूस हो गए। हम इस अगर जिस फील्ड में है, अगर आप इस फील्ड की बात करें, मीडिया फील्ड या फिर बॉलीवुड या फिर पॉडकास्टिंग, अगर इसमें आपकी कोई 2 वीडियोस नहीं चली और आपको लगता है मैंने पूरी मेहनत करी है, आप साढ़े सती के फेज में नीचे हट गए, तो फिर आप दोबारा सेट ही नहीं हो पाएंगे।
फिर आप बोलेंगे कि यार 7:30 खत्म हुई, अब मेरी गाड़ी ट्रैक पे ही है। सॉरी माय डियर, आपकी गाड़ी ट्रैक पे नहीं आई है, आपने वो मौका खो दिया। अब आप जनरल स्पीड में ही आपकी जीवन चलेगा, और यही अगर आपने मेहनत की होगी तो एट द एंड ऑफ 7:30 यू विल बी ऑन अ रॉकेट, नॉट ऑन अ प्लेन। तो अभी जो 2025 में शनि का ट्रांजिट होगा, ये ट्रांजिट किस राशि के लिए मैं कह दूं कि ये भाई बहुत ही एक फैंटास्टिक टाइम आपके लिए आ गया है? अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, और किसको थोड़ा सोचने की जरूरत होगी? तो तुषार जी, ऐसे तो 12 राशियां होती हैं, सबके लिए सैटर्न के ट्रांजिट्स का अलग अलग इफेक्ट रहेगा। Okay. उसके अंदर आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, हाँ। सैटर्न इन जनरल में कहाँ प्लेस्ड है, उसको भी देखने की नीड पड़ती है। बट इस टाइम में जिन राशियों के ऊपर 7:30 विराजमान है या उसका चरण चल रहा है, उनमें बता देता हूं आपको। सो एक्वेरियस राशि के लिए 7:30 का फेज लेग्स में है, तो उनके लिए एक तरीके का मेंटली एक रिलीवर है, वो भागने की करेंगे तो बी कंट्रोल्ड इन दैट। पाइसेस राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, इस समय में बहुत ज्यादा नेम फेम या दूसरों के भड्डों में टांग नहीं अड़ानी है, एंड बी पोलाइट टू दी 4th क्लास लेबर, पीपल वर्किंग अंडर यू, राइट। और एरीज राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड, अपने मेंटल संतुलन को बना के चलिएगा। आप जल्दी से घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आ सकती है, उसको रात भर सोचिए मत। एक ज्यादा आपको दिमाग पे नहीं लेनी है कोई भी बात। एक छोटी सी राय एरीज राशि वालों के लिए, रात की सलाह ना करें। अच्छा। थिंक इन द मॉर्निंग विद अ फ्रेश माइंड। और ये सभी के लिए होगा जो भी शनि की 7:30 जिन पर शुरू हो रही है पहला चरण। एग्जैक्टली। ओके, कभी भी रात में प्लानिंग मत करो, ज्यादा रात में सोचो मत, चुपचाप सो जाओ। दैट्स गुड। तो शार जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं ना बहुत बार जब मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं या यूट्यूब में सुन रहे हैं, साथ में वॉक कर रहे हैं। हाँ, उसकी सास ने क्या बोला, अच्छा अच्छा ऐसे बोल दिया। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब किसको फूल कर रहे हो आप? सही। परमात्मा क्या हमारे वर्ड समझते हैं? अब जो बंदा गूंगा है वो परमात्मा को नहीं पूछ सकता क्या? या जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, जो हिंदी नहीं जानता या संस्कृत नहीं जानता, वो भगवान को नहीं पूछ सकता क्या? भगवान क्या समझते हैं? हमारे अंदर की भावनाएं। बिल्कुल। भागवत गीता में भी ये चीज लिखी है कि जो इंसान बहुत ज्यादा पैसा पैसा सारा टाइम करता रहता है ना, और मुझे बहुत ज्यादा पैसा, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा ये, मेरे बच्चों को पैसा मिल जाए, तो उसके सबकॉन्शियस में ना ये चीज बहुत इकट्ठी हो जाती है। आप किसी भी फेज से निकल रहे हो जीवन के, जिस समय में ऐसे जातक की मृत्यु होती है, वही सोच मृत्यु के समय भी उसके अंदर होती है, और ऐसे जातक की सांप योनि में रीबर्थ होता है। ओके, जो ज्यादा पैसा 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 पैसा, पैसा, मेरे बच्चों का पैसा, मैं पैसा सेव कर दूं, पैसा कर दूं। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मैं अपने घर पे भी सुनता हूँ या बहुत बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि जो कहते हैं ना कि पुराने समय में लोग जमीन के अंदर पैसा गाड़ देते थे, तो अब भी कभी कहते हैं कि अगर उस जमीन के अंदर पैसा है तो वहां पर कोई नाग मिला, कोई सांप मिला। ये सांप का कोई कनेक्शन आपकी इस बात से भी है क्या वहां पर? बिल्कुल। एक्चुअली स्नेक को बताया जाता है कि जितने भी खजाने होते हैं या जितने भी आपके धन होते हैं, वो सिर्फ उनकी रखवाली ही करते आपको मिलेंगे, यूज नहीं करते हैं। तो वही आपके सबकॉन्शियस में रह गया, वही आपके कॉन्शियस माइंड में मरते समय वही सोच होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और वही सोच से मरोगे तो आप सांप की योनि में पैदा होगे, सिर्फ पहरेदारी करते रहोगे। ऐसे ही जो लोग कहते हैं ना कि अबे जी मैं मोह माया से नहीं बाहर आ सकता या सकती, तो वो ना मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, बेचारा एक्टिव नहीं है। अरे यार, परमात्मा पे छोड़ दो ना। तभी मैं हर किसी को कहता हूं स्पिरिचुअली अपने को एक्टिव करो। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। आप अपने को स्पिरिचुअली एक्टिव करो, थोड़ा सा इस चीज से दूर आओ। हम लोग कौन है तुषार जी? हम लोग सिर्फ एक कठपुतली हैं जो अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। हमें अपना अगले पल का नहीं पता। आप मेरी बात मानिए, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने हमारे बहुत अच्छे आईएएस की प्रिपरेशन कराते हैं करोल बाग में। अच्छा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, स्पेक्स पहनते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी कि एक आईएएस आए मेरे पास, दिव्य कीर्ति जी क्या आई थिंक बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि आप आए मेरे पास ये बोल के सर मैं आईएएस बन गया, आप नहीं बने हो। इट वाज डेस्टाइन्ड कि आपने आईएएस बनना है। हाँ, तो ऐसे ही ना, हमारा बच्चा क्या करेगा, जो बहुत ज्यादा मोह माया बच्चों से बाहर नहीं आ पाते हैं ना, आप उनका भला नहीं कर रहे हो, आप अपना आगे का जीवन खराब कर रहे हो। मृत्यु के समय में आपके सोच वही रहेगी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। पिग की योनि में जन्म होता है ऐसे जातकों का। सुअर को कभी आपने देखा? बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। करते रहो फिर क्या यार। और जो लोग इस उम्र में या इस जीवन में आपने लाइफ में जो भी कुछ सोचा, वो ही आपका अगला बर्थ क्या होगा उसको तय करता है। तुषार जी, जो ज्यादा चीज हम सोचते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठी होती रहती है। वो इकट्ठी, तभी कहते हैं अपने आप को, अपने माइंड को डिटॉक्स करो, अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करो। ये कोई ऐसा नहीं कि हमें धर्मात्मा बनना है। एक वो पल होना चाहिए कि जब हम इन चीजों से बाहर आ रहे हैं, है ना।
ऐसे जो लोग हमेशा जेलस रहते हैं, यार उसके पास क्यों पैसा आ गया, यार मुझे भी कमाना है, साथ वाले का घर ज्यादा अच्छा बना हुआ है, ज्यादा ये, ज्यादा पैसा, मेरा घर आलीशान होना चाहिए। जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो वो प्रेत योनि में जाते हैं, वो उन्हीं मटीरियलिस्टिक घर, क्योंकि परमात्मा उन्हें मोक्ष नहीं देता है, जाओ उसी में रहो, उसी में घूमते रहो। तो ये चीज से ना हमें बाहर आना है। आप समझते हो, कभी आप टेंपल गए हो? हाँ, जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में वो घंटा क्यों बजाते हैं? उसका रीजन पता है आपको? नहीं। 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि मंदिर में हम वो क्यों बजाते हैं। मंदिर में जो घंटी होती है उसको बजाने का मेन रीजन होता है कि आपके सब कॉन्शियस को क्लियर कर देना है ऐसे, कि आप जो भी नाते इस पावन, इस पवित्र स्थान में आने से पहले थे ना, उन सबको भूल जाओ। दिस इज द टाइम बिटवीन यू एंड योर गॉड। उस ऑरा को फील करो। इट इज लाइक अ, होता ना कि कभी भी आप कोई शूट पे जाते हो तो कोई कट करते हैं तो वो क्लैप करते हैं ना, व्हाट इज दैट? टू ब्रिंग बैक इनटू योर, एब्सोल्युटली, कि छोड़ दो ना, कॉन्शियसनेस एक साथ चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो ये उस चीज के लिए होता है। ओके। साथ में ये बोलने के लिए, परमात्मा अब मैं तेरे दर पे आया हूं, अब मैं भूल के आया हूं पीछे क्या है क्या नहीं। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को इस बात का लॉजिक नहीं पता। ठीक है, मंदिर में घंटा बजाना तो बजा दिया, बट पता नहीं था क्यों बजाना है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने बीच में यहाँ पर कहा कि इस जन्म में जो हम सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं वो हमारे अगले बर्थ को तय करता है। डेफिनेटली। हर कोई चाहता है कि मैं राजाओं की जिंदगी जीऊं, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो, मैं मतलब जो जिंदगी में करना चाहता हूं वो कर लूं। क्या इस जन्म में जो मेरा जन्म मिला, जो मेरी जिंदगी चल रही है, ठीक है, बट मैं चाहता हूं अगला जन्म मेरा राजा का हो, या एक ऐसे व्यक्ति का हो जैसे किसी चीज की कमी ना हो, वो कैसे कर्म करे? तुषार जी, शास्त्रों में ना आपके अगले जन्म से ज्यादा आपके इस जन्म में भी आप कैसे राजा बन सकते हैं उसको बताया गया है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। सो राजा बनने के भी कुछ मीन्स होते हैं। आज हो सकता है कि आप जब ये बात बोल रहे हो तो आपके माइंड में सिर्फ पैसा चल रहा है। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही चलता है। एक ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि मुझे पैसों के साथ साथ मुझे एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए। हाँ, मैं उस पैसों को यूज भी तो कर सकूं। exactly. मैं एक व्हील चेयर पे चल के पैसा कमा रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपकी थिंकिंग क्या है ये भी देखा जा सकता है। और राजा की जिंदगी, आप ऐसे क्या कर्म इस जन्म में करें, बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं। जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करो, क्योंकि हम मटीरियलिज्म में हम सब, बिल्कुल, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिजनेस मत करो या पैसे मत चार्ज करो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा। बट किसी के साथ गलत मत करो। एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना मैं आपको अपनी फील्ड का दे देता हूं। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में सबसे ज्यादा जो गलत कर्म होते हैं, और फिर लोग इससे डरते भी हैं। यार हमने सोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं, सर एस्ट्रोलॉजी बैकफायर करती है आप ही के ऊपर आती है? यस, आती है। एस्ट्रोलॉजी बैकफायर करती है। कब? जब आप किसी को बिना जाने, आपका रिसर्च ही नहीं हो सब्जेक्ट पे, आप उसको सिर्फ अपने आप को एक नेम फेम बनाने के चक्कर में आप उसको गलत गाइडेंस दे रहे हैं। वो आप पे ट्रस्ट से आया है, आपके एक फैसले से उसके जीवन में क्या कुछ हो सकता है, इसको आपको समझना चाहिए। या फिर आप अपने थोड़े से लालच के चक्कर में उसको गलत गाइड कर देते हैं। या फिर आप उसको डराने की कोशिश करते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, एक बड़े वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा ओपनली बॉलीवुड एक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन की लाइफ लाइन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, द फर्स्ट चैप्टर, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं वो तो एक अलग बात है। उसमें बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजी में एज बताना ये निषेध है। मेरे से उस समय में कैलकुलेशन में एरर आ गया तो, या मेरा उस समय में ध्यान कहीं और था या कुछ गलत आ गया, मैंने तो आपकी उस समय की थिंकिंग ही खराब कर दी। आपको लगा आज मैं 40 में करूं, 43 के बाद सोचता रहेगा कि ये मेरी आखिरी दिन है, ये मेरी उम्र है। आपने बोला राजा बनने के लिए क्या करना है? राजा बनने के लिए आपको 90 साल की उम्र नहीं चाहिए। थोड़ी सी उम्र के अंदर आप अच्छे कर्म करें। कैसे? किसी का दिल ना दुखाएं, बिल्कुल, किसी की बैक बिचिंग ना करें। से आप अपना बुद्ध भी खराब कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। आप किसी का दिल ना दुखाएं, और आप कोशिश करें कि अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं और कोई ऐसा जातक है जिसमें पोटेंशियल है, तो आप उसको हेल्प करें ताकि वो भी उस लेवल पे रीच करे, वो भी कुछ आगे बढ़े। किसी के लिए हर्डल ना बने, किसी को अपलिफ्ट करें, वो ज्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली यस। और साथ में परमात्मा हमारे मन के अंदर है। और हमें जिसने जीवन दी है, हमारे लिए वही हमारे माँ बाप है, हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा तुल्य हैं। तो आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट जरूर करें। ये लोग सुनेंगे बहुत बार, सोचेंगे बहुत बार, लेकिन इसमें से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज। नहीं, मानेंगे भी कई बार, लेकिन करने की जब बात आएगी तब यहाँ कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। होता है।